What's the highest amount of money you have made in a month, and what's the most expensive purchase you have done in your life? अरे कुशल भाई 1.2 crores Oh wow! And what's the most expensive purchase you have done? कार BMW At present, आपने total कितने students को पढ़ाया होगा? लगभग 1.5 लाख to 2 लाख के बीच में कुछ होगा। When did you decide कि अभी मेरे को teaching में जाना है? Specifically मुझे indirect tax पढ़ाना है। अरे वाह यार, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वी वर अ ग्रुप ऑफ 8 to 9 पीपल। तो हम में से हर एक बंदा एक एक टॉपिक जो उसका स्ट्रॉन्ग होता था डिस्कस करते थे। वहाँ पे इंडायरेक्ट टैक्स जब आता था तो मेरा इंडायरेक्ट टैक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था शुरुआत से। आई डोंट नो कैसे। आपके लाइफ में आपने सबसे बड़ा बिगेस्ट फेलियर क्या देखा होगा? इन द 9th क्लास व्हेन वी एंटर्ड इन द इंग्लिश मीडियम स्कूल, जैसा स्कूल वालों को एक्सपेक्टेड था, आई फेल्ड इन क्वार्टरली एग्जाम्स। क्या इनिशियल स्ट्रगल्स थे ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड डेज? तो 9th क्लास में वी शिफ्टेड टू उदयपुर इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहाँ हमारा टीचर क्या बोल रहा है ना वो पता ही नहीं पड़ता था वो बोल क्या रहे हैं। सो आई शैटर्ड, जैसे भी करके मैंने अपने पापा को बुला लिया। उन्होंने बोला बेटा अभी तो मैं यहाँ आऊँगा, बस कुछ भी हो जाए। बट ही केम एंड बात करी। मैंने पहली बार उनको देखा इमोशनल। कब डिसाइड किया कि आपको सीए कोर्स करना है एंड व्हाई स्पेसिफिकली सीए? जब हमने सीए कोर्स ज्वाइन किया था हमको तो पता भी नहीं था कि सीए होता क्या है। पापा ने बोल दिया था करना था, हमने भी बोला ओके। What is the most weirdest question someone has asked you in your entire career? तो एक स्टूडेंट ने ऐसे ही हाथ खड़ा के पूछा कि सर, बोलो बोलो सर, कल आपकी वो गर्लफ्रेंड मिली थी और अचानक मेरे मुंह से निकल गया कौन सी। Students who are watching this also want to know about your love story of your marriage. तो वो कैसे हुआ था? वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। तो चलो ये पॉडकास्ट में आपकी एकदम जर्नी डिटेल में डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि आप सीए के पहले कैसे थे एंड ऑल द स्टूडेंट्स वुड लव टू नो द रियल साइड ऑफ मिस्टर यशवंत मंगल एज वेल। तो आज वो भी डिस्कस करते। तो सबसे पहले चाइल्डहुड की बात करते। तो आपका पूरा अर्ली चाइल्डहुड कैसा रहा, कैसे टाइप के स्टूडेंट थे आप एंड क्या इनिशियल स्ट्रगल्स थे ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड डेज? कुशल, लेट मी टेल यू दैट आई बिलोंग टू राजस्थान। राजस्थान में उदयपुर आपने सुना होगा, बहुत अच्छा सिटी है। उसके पास अराउंड 60 किलोमीटर्स दूर एक टाउन है फतेहनगर नाम से, जिसकी पॉपुलेशन अभी लगभग 15-20 हज़ार की होगी। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड जिसका बिजनेस है, और मेरे दादाजी ने बहुत स्ट्रगल किया। पापा और मेरे बड़े पापा, इन्होंने बहुत स्ट्रगल करके कुछ वक्त ऐसा भी होता था जब इनको बहुत मतलब यू कांट इमेजिन उस तरह से स्ट्रगल्स थे उनकी लाइफ में। तो उन्होंने मेहनत करके थोड़ा फैमिली को स्टेबल किया, स्टेबल करके थोड़ा सा आगे बढ़े, हमको अच्छा एजुकेशन दिया। सो वी वर बेसिकली, अगर स्कूलिंग की बात करें, टिल 8th क्लास आई वॉज एट फतेहनगर विद्या निकेतन स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल होता था। वहाँ से हमने पढ़ाई करी है, जहाँ से हमारे बेसिक संस्कार हमें इम्प्लांट हुए एक्चुअली। एंड देन वी मूव टू उदयपुर 9th, ऑल थैंक्स टू माई फादर। ऑब्वियसली यू कांट थैंक इनफ टू योर पेरेंट्स, बट या इट्स ऑल हीज़ यू नो डेडिकेशन कि मेरे को कुछ इन बच्चों से कुछ करवाना है। तो उन्होंने मेरे को, मेरा छोटा भाई जो बड़ा हुआ लड़का है, मेरा कज़िन रोहित, एंड वन ऑफ आर फ्रेंड जो फैमिली फ्रेंड है अभिषेक गोयल, हम तीनों को उदयपुर शिफ्ट कर दिया 9th क्लास से ही, जब हम बहुत छोटे थे। तो 9th क्लास में वी शिफ्टेड टू उदयपुर इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहाँ एक आपने बोला ना बचपन की कुछ ऐसी बातें जो आपको याद रहती है, तो इनमें से कुछ एक ये वाली बात है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। 9th क्लास में जब हम उदयपुर गए तो हम तो बहुत छोटे बच्चे थे यार। तो पापा ही काउंटर पे बात करने गए, हमको एडमिशन फॉर्म नहीं दिया गया यार, बिकॉज दैट वाज इंग्लिश मीडियम स्कूल। डेफिनेटली दे हैड अ फियर कि हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत बेकार हो जाएगा, तीनों बच्चे फेल हो जाएंगे। पहली बार कोई हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आ रहा है, वो भी गांव से शहर में, और वो भी हमारा घर तो गांव में था। तो वी वर सपोज टू बी इन दी हॉस्टल। सो दे मतलब वो काउंटर पे ही मना कर दिया प्रिंसिपल, और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन तक तो बात ही नहीं गई। काउंटर बोल दिया नहीं साहब आप आगे जाइए, ना हो पाएगा। बट मेरे पापा का डिटर्मिनेशन बहुत ज़ोरदार है। सो इस डिटरमाइंड कि काम करना मतलब करना है। सो उन्होंने कैसे भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के अल्टीमेटली हमारा राइटिंग टेस्ट करवाया, ऊपर तक पहुँचे, एंड अल्टीमेटली वी गॉट एडमिशन इन दी स्कूल। एंड बहुत मुश्किल से एडमिशन कराया, हैवी फीस दिया उन्होंने, बट 10-15 दिन बाद में आई शैटर्ड, क्योंकि यू नो ना यार कि एक
मतलब गांव में तो हम एक तरह से वेल सेटल्ड फैमिली से थे, स्कूल में बचपन से लेके 8th क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़े हो अगर आप, तो यू आर सो इन सो कम्फर्ट जोन, आप समझ सकते हो कि हर एक फैसिलिटी जो चाहिए होती वो सब हमारे को प्रोवाइड की गई थी, और अचानक से सब कुछ खत्म और हम हॉस्टल के अंदर, और वो भी स्कूल में जब हमने एंट्री किया ना, सो यू नो एवरीबडी इन द लेक्चर इन द क्लास यूज टू सी अस कि यार ठीक है यार हिंदी मीडियम से आए, और एक्चुअली सही रियलिटी भी थी कि हमारा टीचर क्या बोल रहा है ना वो पता ही नहीं पड़ता था वो बोल क्या रहे हैं एक्चुअली, मतलब वर्ड ही समझ नहीं आता था यार हमको, वो डिक्टेट कराते थे। मेरे को अभी भी याद है याग्निक मैडम हमारी हुआ करती थी सोशल साइंस में, हेड्स ऑफ टू हर, वो उनकी एक्सेंट हमको पता ही नहीं पड़ती थी मेरे को, तो यार वो बोल क्या रहे हैं, वो डिक्टेट कराते थे, हम केवल देखते थे चेहरा उसका, उनका मैम का। सो आई शेटर्ड आफ्टर 10-15 डेज, मैंने कहा पापा ना हो पाएगा मेरे से, तो मेरे को तो घर जाने का है। एक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल और कोई जानता नहीं वहाँ पे अपने को, और अब तक जो स्कूल था वहाँ पे तो अपन एकदम राजा थे, और अब स्कूल में आके कोई जानता नहीं अपने को, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, वो मैम क्या बोलती है वी नेवर नो कि हो क्या रहा आखिर। हम नो डाउट वी वर सिंसियर, हम ऐसा नहीं कि हम बदमाश बच्चे थे, सिंसियर थे, हम गाँव से आए हुए थे, आगे बढ़ना था, पढ़ना था, और पापा ने समझा के भेजा था कि मम्मी ने समझा के भेजा था कि पढ़ना है बेटा, वहाँ पे जाके मेहनत करनी है। ट्राई भी किया पर ना हो पाया, और फिर हॉस्टल में रहना विदाउट पेरेंट्स, पहली बार 9th क्लास के लिए, बहुत छोटी एज होती उस टाइम यार। सो और उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। सो आपको अगर अपने पेरेंट्स से बात भी करनी है तो वो भी एक लंबा प्रोसीजर हुआ करता था उस टाइम पे। सो आई शेटर्ड, जैसे भी करके मैंने अपने पापा को बुला लिया। बस मैंने एक पास में एक बैंक था जहाँ हमारे एक पापा ने हमको मिलाया था कि ये अंकल है, अपने नॉन है, कभी कोई तकलीफ हो जाए तो उनसे बोल देना। वैसे तो हॉस्टल वार्डन वगैरह सब थे, बट मैं रोते रोते उनके बैंक पहुँच गया और खूब रोया, वहाँ जाके खूब रोया, और पापा बोला बस पापा अभी आ जाओ आप, बस मेरे को तो नहीं रहना है यहाँ पे। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि उन्होंने बोला बेटा अभी तो मैं यहाँ पाऊँगा, बस कुछ भी हो जाए, बट ही केम एंड बात करी। मैंने पहली बार उनको देखा इमोशनल उस दिन, पहली बार देखा कि यार इनकी आंखों में भी आंसू आ सकते हैं। एंड ही सेड नहीं यार, अगर अभी कर लिया तो शायद ज़िंदगी में तेरे को पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में यार, बहुत मतलब बहुत अर्ली एज में उन्होंने दुकान पे काम करना शुरू किया, हमारी दुकान पे, और कुछ भी नहीं था उनके पास, ज़ीरो से वहाँ से शुरुआत करी। सो ही सेड कि नहीं अगर तुम्हारी एजुकेशन अच्छी होगी तो शायद तुम्हारी लाइफ एक अलग लेवल पे जाएगी, जो हम आज सोच भी नहीं सकते, शायद उन्होंने उस टाइम पे ड्रीम किया था शायद हमारे लिए। एंड अल्टीमेटली ही क्राइड इन फ्रंट ऑफ माई आईज। सो मैंने कहा कि नहीं पापा, आप बोला तो चलना चल भले, पर मैं नहीं चाहता तू चले वहाँ पे। सो दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट, आप समझ सकते हो। एंड मैंने उस दिन प्रॉमिस किया पापा आप चिंता मत करो, मैं स्कूल टॉप करके दिखाऊंगा। एंड बस वो उस दिन खुद से जो प्रॉमिस किया, और भगवान ने साथ दिया, जब हमने स्कूल छोड़ा हम तीनों टॉपर थे आगे। क्या बात है। सो आई टॉप्ड इन कॉमर्स, रोहित वॉज सेकेंड, एंड अभिषेक गोयल नाउ ही इज़ अ कलेक्टर। सो ये कुछ पल होते हैं जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा देते हैं, और शायद उस अर्ली स्टेज में हमको समझ में आ गया कि मेहनत क्या होता है, मेहनत क्या होता है। जो वहाँ स्कूल का एक परसेप्शन था वो पूरा चेंज हो गया यार। और नॉट ओनली इन स्टडीज़, हर स्पोर्ट्स में, एथलीट्स में, इवन आई वॉज अवॉर्डेड एज मिस्टर आलोक, मतलब जो एक होता ना एनुअल फंक्शन, वो दिया गया। तो अगर आप ट्रूली डिटरमाइंड हो और आपके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अगर हार्ड वर्किंग हो और आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, तो मैं बता रहा हूँ कि हर स्टूडेंट, हर जो बंदा जिस भी फील्ड में वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि बोला गया है बहुत सारी शायरियों में, बहुत सारी बातों में कि अगर आपको एज अ ह्यूमन बीइंग बर्थ मिला है तो यू कैन डू एनीथिंग। तो मुझे लगता है कि मैं अगर एक 8वीं क्लास से पास हो गया, जब 9th क्लास में बच्चा आया, उसने अगर डिटरमाइन कर लिया, अपने पापा से प्रॉमिस कर दिया, जब मुझे नहीं पता था, मुझे इंग्लिश का ही भी नहीं आता था उस टाइम पे, और पता नहीं वो प्रॉमिस मैंने कैसे किया और कैसे उसको निभाया, मेरा दिल जानता है। बोलना बहुत आसान होता है, बट वो दिन रात मेहनत करके, और हमारे वार्डन सर बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्ट किया हमारे टीचर्स ने, एंड अल्टीमेटली जो सोचा था वैसा होने लग गया। बहुत ज़्यादा टचिंग एंड काफ़ी इंस्पायरिंग था ये एक्चुअली। वो पूरा इंसिडेंट आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया, एंड देन वहाँ से आपकी एजुकेशन की शुरुआत हुई इन योर करियर। तो देन आपने कब डिसाइड किया कि आपको सीए कोर्स करना है, एंड वाई स्पेसिफिकली सीए? ट्रूली स्पीकिंग, जब हमने सीए कोर्स ज्वाइन किया था हमको तो पता भी नहीं था कि सीए होता क्या है। एक्चुअली नहीं पता था, पापा ने बोल दिया तो करना था, और पापा ने बोला बेस्ट है तो
यू नो द फेथ इन फादर, उस टाइम पे जो सिचुएशन आपने देखी अभी, तो ही सेड कि सीए करने का है, क्योंकि ही वॉज इन टू बिजनेस एंड उनका सीए से काम पड़ता था उनके बिजनेस के लिए, रिटर्न फाइलिंग वगैरह एट्सेट्रा एवरीथिंग, यू नो दैट. सो ही सेड कि हमने तो बहुत स्ट्रगल कर लिया है लाइफ के अंदर, बट आई वॉन्ट यू टू बी सेटल्ड इन लाइफ, और सीए करने का है, बस यही करना है. हमने भी बोला ओके, दैट्स हाउ वी केम टू सीए. एंड एक और इंसिडेंस रह गया बोलना, और मैं चाहूँगा जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आपको अपने पेरेंट्स को फील देना है तो लग जाओ यार. जिस दिन वो 12th का रिजल्ट आया ना, जिस दिन 12th का रिजल्ट आया था मेरा, उस दिन पापा ने बोला चल स्कूल चलते. अब 4 साल पापा स्कूल नहीं गए, हॉस्टल आए थे ज़रूर, चल अब स्कूल चलते हैं. और उस एडमिशन काउंटर पे हम गए, और पापा ने बोला कि ये वो लड़का है जिसका आपने एडमिशन फॉर्म, मतलब उनकी कोई गलती नहीं थी, ये तो उनका प्रोसेस है ना यार, हाउ वी विल इमेजिन कि ऐसा कुछ हो सकता है. बट पॉइंट इज दैट कि वो फील आप सोचिए कि क्या लेवल का गया होगा. मैं आई एम सो प्राउड ऑफ दैट एक्चुअली. और ये कुछ मोमेंट्स होते हैं लाइफ के अंदर विच यू चेरिश फॉर द लाइफ टाइम, एंड ये कुछ पल थे जिसको मैंने जिया ज़िंदगी के अंदर, एंड आई स्टिल चेरिश ऑल दोज मोमेंट्स. जब वो मोमेंट्स मेरी लाइफ मेरे आंखों के सामने आते हैं तो बस वो उस दिन और ताकत मेरी बढ़ जाती है कि मेरे को लगता है कि मेरे को और कुछ करके दिखाना है बस. एंड फिर पापा ने बोला सीए करना, वी केम टू सीए. देन आपने सीए शुरू किया, तो कौन से ईयर में आपने सीए शुरू किया था? I passed school 12th in 2005, and so I began 2005 only. ओके, एंड CA सीए foundation. आपने 2010 में क्लियर किया था, आई अज्यूम? November 9 was my CA final exams, and 17th of January 2010 was the result day. ओह नाइस. तो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 9 years बिफोर, नहीं 10 years एक्चुअली, 10 years बिफोर आई बिकेम सीए. मेरा 16 जनवरी 2020 को रिजल्ट आया था. Oh वाह, तो क्या बात है, एग्जैक्ट सुपर. 10 साल पहले. तो इसमें अभी 2005 से 2010 की जर्नी थोड़ी डिस्कस करते हैं. तो मेरे को बताओ कि पूरी जर्नी में आप कैसे चैलेंजेस को टैकल किए थे, और आपका पूरा जर्नी कैसा रहा था? बिकॉज आई एज अ सी ए स्टूडेंट, आई ऑल्सो नो द पेन एंड द स्ट्रगल विच गोज बिहाइंड लाइक स्टडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स एंड देन मैनेजिंग योर आर्टिकलशिप, मैनेजिंग योर ऑफिस. सो हाउ वाज दैट एंटायर जर्नी, एंड कैसे आपने चैलेंजेस को टैकल किया इसमें? सी, सबसे इम्पोर्टेंट है हार्डवर्क, और उससे ज़्यादा जो काम करता है वो है आपका कॉन्फिडेंस. सीए डिग्री नाम आते ही डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिग्निटी, ये दिमाग में आ ही जाता है यार. और जिस बंदे ने डिटरमाइन हो गया और लग गया तो वो डिग्री दूर नहीं है ये वाली. पर पॉइंट इज़ दैट कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. सो आई विल बिगिन विथ फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट. आप बात हो ही गई हमारी कि वो एक जो सपना लेके निकले घर से, गाँव से बाहर, उसको पूरा करना था. तो 11th-12th क्लास के अंदर हम एक मोमेंटम पे आ गए कि जहाँ हमको इंग्लिश समझ में आने लग गई, एंड हम थोड़ा रैंकिंग करने लगे स्कूल के अंदर कि यस, क्योंकि अकाउंट्स, मैथमेटिक्स ये बहुत फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करते थे मेरे. इनमें बहुत अच्छी कमांड थी मेरी, इनमें ज़्यादा इंग्लिश यूज़ नहीं आता ना एक्चुअली. एंड अल्टीमेटली वी प्रैक्टिस्ड अ लॉट, एंड अल्टीमेटली 12th में बहुत अच्छा स्कोर हुआ. सो दैट मोमेंटम कंटिन्यूड, एंड वो 11th-12th का जो बेस था वो काम आया फाउंडेशन के अंदर. एंड अल्टीमेटली वी क्लियर्ड फाउंडेशन, साथ में CS फाउंडेशन भी कर लिया हमने. देन वी केम इन टू द इंटरमीडिएट, अगेन बहुत अच्छी पढ़ाई करी. हम उस क्लास के अंदर जहाँ भी हम पढ़ते थे वहाँ टॉपर्स में आते थे, क्योंकि बहुत मेहनत करते थे, और साथ साथ में हमने वो कंटिन्यू किया जो हमारा हार्डवर्क था, और टीचर्स का गाइडेंस तो 100% था ही था. बट लेट मी शेयर यू वन इंसिडेंस वाई आई एम टेलिंग यू दैट यू मस्ट हैव इमेंस कॉन्फिडेंस इन यू, इन योर हार्डवर्क. आपने अगर हार्डवर्क किया तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा. यू नो, कॉन्फिडेंस इज़ नॉट अ मेडिसिन कि यार किसी कोई मोटिवेशन लेक्चर अगर आपने देख लिया तो 1 दिन 2 दिन के लिए आप मोटिवेटेड रहोगे. पर अगर आपका हार्डवर्क है, डेडिकेशन है, तो यू विल स्टे मोटिवेटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड यू विल स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज. तो एक इसका छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ. वी वर टॉपर्स इन फाउंडेशन इंटर ऑल्सो, जहाँ पे हम उदयपुर के अंदर राजस्थान में. और वो टॉपरगिरी कैसे निकल जाती है सीए के एग्ज़ाम से. सीए इंटरमीडिएट मुझे आज भी याद है, कॉस्टिंग का एग्ज़ाम था सीए इंटरमीडिएट उदयपुर में. एंड कॉस्टिंग, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, नंबर्स में हमारे मतलब फिगर्स बहुत अच्छे थे और मार्क्स बहुत अच्छे आते थे. तो कॉस्टिंग में तो ऐसा लगता था भाई फोड़ के आएंगे. वहाँ गए एग्ज़ाम हॉल में, पेपर देखा, क्वेश्चन शुरू किया. स्टिल आई रिमेंबर, ये बात है लगभग 2007 के आसपास की. स्टिल आई रिमेंबर वो क्वेश्चन देखते हालत ख़राब हो गई भाई कि हो क्या रहा है आखिर. 1 घंटा निकला,
एक दो क्वेश्चन हुए, एक और घंटा निकला, 2-3 क्वेश्चन हुए, 2-3 तो गलत भी हो गए, फिर काट काट के दूसरे क्वेश्चन किए। भाई हालत ऐसी हो गई, लिटरली कह रहा हूँ मैं, 2 आवर्स जब निकले कुशल उस कॉस्टिंग के पेपर में, आज भी मुझे याद है, ऐसे टपक टपक आंसू निकल रहे थे पेपर एग्जाम हॉल में, सब याद आ जाता है। वहाँ पे स्कूल टॉपर थे, माला पहनाई थी, मिस्टर आलोक बने, तिलक लगाया, टोपी पहनाई, आपको बहुत रिगार्ड दिया, आस पड़ोस वाले लोग याद आ जाते हैं कि ये तो सीए बन ही जाएगा, इसको कौन रोक पाएगा। मतलब वहाँ सब याद आ जाता है कि और अपन फेल होने वाले हैं, अब सब दिख जाता है सामने। दिस इज द रियलिटी, हार्श रियलिटी। पर जब एक फ्लैशबैक में ये दिखा तो दूसरे फ्लैशबैक में मम्मी की बात याद आ गई कि मेरा बेटा फेल नहीं हो सकता है, मेहनत करनी है और तू फेल नहीं हो सकता है। ये स्पार्क उस टाइम पे ऐसा आया अंदर कि नहीं यशवंत, तू फेल नहीं हो सकता है। और देखते 60 मिनट्स और 60 मार्क्स, देखते कौन जीतता है। एंड वो जो स्पार्क आया अंदर, वो एकदम आँख खुल जाती पूरी कि यार ये क्या हो रहा है, जाग जाओ फटाफट। नो डाउट बस वो स्पार्क आने अपने आप में बहुत है। नो डाउट 60 मिनट्स में 60 मार्क्स स्कोर करना इज नेक्स्ट टू आई थिंक मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था, पर यस वो स्पार्क आ गया, उसकी वजह से अराउंड 40 मार्क्स का अटेम्प्ट हो गया एक घंटे के अंदर। एंड यस आई स्कोर 60+ मार्क्स इन दैट पेपर एंड आई क्लियर्ड इंटरमीडिएट। सो दीज आर सम मोमेंट्स जो आप सबको सक्सेस की तरफ आगे ले जाता है। एंड ये आई थिंक हर स्टूडेंट, कोई भी फील्ड हो, भले सीए हो या कोई भी फील्ड हो, आई थिंक वो फेस करना ही पड़ता है। बस वहाँ पे आप कैसे लड़ते हो उससे, इट डिपेंड्स ऑन यू, कि आप हार मान के बाहर निकल जाते हो या आप थोड़ा उससे लड़ने की कोशिश करते हो और अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को हावी कर देते हो ओवर द नेगेटिव एनर्जी। सो दैट्स व्हाट गिव्स यू द सक्सेस समटाइम्स। तो आपका फिर ये तीनों एग्जाम्स आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए थे सीए के? इवेंचुअली यस। ओह नाइस। एंड इसमें ये पूरे 5 साल में आपके जो आर्टिकलशिप भी आपने जो की थी, तो उसमें कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग मेमोरीज या एनेक्डोट्स है जो आपको बहुत अभी भी याद आते हैं पूरे इन योर थ्रू योर सीए जर्नी? यस, 100% याद आते हैं। आफ्टर क्लियरिंग इंटरमीडिएट वी केम टू मुंबई एंड आई एम ऑल्सो आरवीजियन। ओह नाइस। वी स्टडी इन आरवीजी हॉस्टल ओनली एंड वहीं से हमने पढ़ाई करी सीए फाइनल की, वहीं से एग्जाम्स दिए हमने मुंबई से ही। एंड आई यूज्ड टू डू आर्टिकलशिप एट लोअर पैरल ओनली। अब जब आर्टिकलशिप शुरू होती है तब पता है कुछ लोग ऐसे आपको मिलते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, और एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको मिलते हैं जो आपकी टांग खींचेंगे हमेशा। आप ज़िंदगी में उनके लिए जान भी डाल दो ना तो उनको कुछ ना कुछ कमी दिखेगा। सो एक इंसिडेंस ये भी शेयर करता हूँ, लेग पुलिंग वाली। सो देयर वर सम सीनियर्स इन माई फर्म जिनको लगता था यार ये तो सीए नहीं बन सकते यार जीवन में, कुछ भी हो जाए। तो एक बार हम आउटस्टेशन ऑडिट पे गए थे अहमदाबाद। आई स्टिल रिमेंबर दैट नाइट वी वर डूइंग सम ऑडिट्स ऑफ सम बैंक। रात को डिनर करने बैठे हैं तो सम पीपल वर जेलस। तो सीनियर पूछते हैं कि भाई तेरे सीए फाइनल एग्जाम्स का मैंने कहा ये है, इस टाइम पे है। इंटरमीडिएट कहाँ से किया तूने? बोला उदयपुर से किया है। ओके ओके ओके, कितने अटेम्प्ट लगे? मैंने कहा नहीं भैया एक बार में हो गया था। बोला अच्छा अच्छा अच्छा। कितने मार्क्स आया? आई सेड इन अकाउंटेंसी 92 मार्क्स आया, इसमें इतना है। बोले सी इंस्टीट्यूट आजकल कितना इजी मार्किंग करने लग गया है कोई भी सीए फाइनल में आ जाता है। और मैंने कहा हाँ भैया। सो दिस काइंड ऑफ लेग पुलिंग इज देयर एवरीवेयर, बट आई नेवर क्रिटिसाइज देम। आई सेड कि यस भैया आई विल ट्राई माई बेस्ट इन सीए फाइनल विद योर गाइडेंस। क्यों अपना दुश्मन बनाने का? ठीक है साहब। इन सीए फाइनल जब हम एग्ज़ाम लीव के लिए जा रहे थे, ही सेड मी दैट, 2 दोस्त थे, दोनों ने कहा भाई अच्छे से एग्जाम देना, स्पेशल ऑल द बेस्ट टू यू। आई एक्सेप्टेड एंड आई सेड यस थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। वो पता है वो इंसिडेंट्स मेरी लाइफ के अंदर गेम चेंजिंग बन गया है यार। कुशल मैंने वो होता ना पोस्टेड, वो मैंने अपनी टेबल के सामने चिपका दिया था कि यार अब तो सीए बनना ही है। मतलब जब भी आई फेल्ट लो, वो मेरे टेबल के सामने था कि किसी को थप्पड़ मारने का है, हाथ से नहीं, ऐसा थप्पड़ मारना है जो जीवन भर याद रहे। सो ऐसा लाइफ में हर एक के साथ होता होगा कुछ ना कुछ। सो पता है हम लोग सोचते हैं कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन आपके अंदर से मिलेगा। सम इंसिडेंट्स विल गिव यू द चैलेंजेस, हाउ यू एक्सेप्ट द चैलेंज, इट्स ऑन यू। So I took it like a challenge, और जब भी I felt low, I always boost up my energy by looking at some such kind of incidences, and वो मेरे को चार्ज अप कर देता था वापस। एंड yes, I cleared CA final, but वो भाई साहब अभी भी CA final में है।
अच्छा। यस, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अपने नोट्स उनको दिए कि आप इससे पढ़ाई करें, एंड स्पेशल ऑल द बेस्ट टू यू। ओह माय गॉड। तो तो अभी तक मतलब सीए नहीं हुआ है उनका? आई डोंट नो, आई एम नॉट इन कनेक्ट विद देम, ओह बाप क्योंकि रे। मैं नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहता। अच्छा। यस, एंड देन फिर इसमें आपकी आर्टिकलशिप खत्म हो गई, देन सीए फाइनल्स आपने दे दिया, आप सीए बन गए। दिस इज 2010 यू सेड, 17 नवंबर 9 में एग्जाम था मेरा। करेक्ट, 17 जन 2010 को आप सीए बने। राइट। तो वो वाली फीलिंग कैसी थी? लाइक कैन यू डिस्क्राइब कि 17 जन 2010 कैसा था पूरा दिन आपके लिए? सी फ्रेंकली स्पीकिंग 16 जनवरी को रात भर मतलब नींद आई नहीं, ये समझो आपकी, बस यही चल रहा था कि क्या होगा क्या होगा। एक अलग ही एक एंग्जाइटी टाइप होता है सबको, वो था हम में। एंड पर एक विश्वास था मन में कि हो जाएगा, बट स्टिल यू कांट इमेजिन एनीथिंग इन द सीए फाइनल एग्जामिनेशंस। बट यस, जब 17 को रिजल्ट आया, पहले रिजल्ट देखा रोहित का। रोहित मतलब मेरा छोटा भाई, और हम क्लास, वो मेरे बड़े पापा का लड़का है, एंड सिंस क्लास 12 सेकेंड और थर्ड वी आर टुगेदर ओनली। उसने क्लास जम किया था, सो हमारे मार्क्स 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे आते हैं हर बार। सो पहले रिजल्ट देखा रोहित का, ही स्कोर्ड 438 मार्क्स, पास। भाई उस टाइम जो हालत हुई मेरी आप खुश हुए कि नाराज हुए? एक बार तो खुश हुआ फिर लगा डर कि भाई अब अपन का अगर नेगेटिव हो गया, देख अपन फेल को तकलीफ नहीं, पर भाई पास अपन फेल बहुत भारी काम हो जाएगा। 3 इडियट्स जैसा वो डायलॉग नहीं है? दैट वाज रियल, दैट इज द एक्चुअल रियलिटी। सो जैसे ही वो 2 मिनट ऐसे थे भाई, वाइब्रेशन चल रहा था बॉडी के अंदर, एंड जैसे ही रिजल्ट आया भाई पास, एंड जो माहौल था पूरे हॉस्टल के अंदर, ढोल बजने लगे, और आरवीजी आप रहे हो शायद, एंड वो जो बीच में हॉल है ना, वो हॉल पूरा भर गया, और सारे हम 9 फ्रेंड्स थे, 9 के 9 पास हो गए। एंड जो वो फीलिंग थी, जो मतलब पापा को फ़ोन किया, घर पे फ़ोन किया, मेरे पापा ने तो पूरे मंदिर जाके प्रसाद वगैरह सब तरफ मिठाई बांट दी, और समझो ना उनके जीवन का एक टारगेट पूरा हो गया एक तरह से। तो क्या फील था वो दिन का, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स, बट यस एवरीबडी हु इज़ लिसनिंग हियर कैन फील कि वो खुशी क्या होती है, और नेक्स्ट लेवल वो डे था। आई होप सबके जीवन में वो दिन आए और जल्दी आए। एक इंसिडेंस और मैं शेयर करूँगा कुशल, सिंस अभी रोहित वाली बात निकली कि 3 डेट वाला कि भाई अपने फेल तो कोई दिक्कत नहीं, पर दोस्त पास और अपन फेल तो तकलीफ हो जाती है। सीए फाइनल का एक इंसिडेंस मैं शेयर करता हूँ, मज़ा आएगा आपको भी। यू नो सीए इंटरमीडिएट में वी स्कोर्ड वेरी वेल, वी वर क्लोजर टू द रैंक, वी वर नॉट रैंकर्स, बट यस उदयपुर के टॉपर्स में थे हम। सीए फाइनल के अंदर सोच लिया था कि रैंक लाने का है, 4 डालने का है, माहौल बना देंगे शानदार वाला। तैयारी भी बहुत अच्छी करी थी और डेडिकेशन भी पूरा था। अकाउंटेंसी का फर्स्ट पेपर, जिसको भी एफआर बोलते हैं, मतलब अकाउंट्स वाज यूज्ड टू बी माय वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट टिल सीए फाइनल्स। मेरा कभी मार्क्स कटा ही नहीं अकाउंटेंसी में, मतलब 2, 3, 4, 5 मार्क्स करते थे मेरे, वो भी थ्योरी मेरे को लिखना नहीं आता था इसलिए। तो मैंने सोच के गया था हॉस्टल से जब निकला मैं, वो तिलक लगा के सरस्वती माता के धोख लग के कि इसमें 4 डाला, अगर इसमें 90+ ले आए तो बस हो जाएगा काम अपना। गए साहब, फर्स्ट पेपर अकाउंटेंसी का सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट, फुल जोश के साथ, और रोहित और मैं हमारा एग्ज़ाम हॉल में आगे पीछे ही हम बैठे थे। इवेंचुअली हमारा इस तरह का रोल नंबर था कि हम आगे पीछे ही बैठे थे। तो भाई एग्ज़ाम हॉल में घुसे, पेपर देने लगे, भगवान का नाम लिया, चालू किया कार्यक्रम। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को हॉस्टल में सीनियर्स ने बोल दिया था कि कितना ही होशियार तू क्यों ना हो, वो 14 मार्क का जो बड़ा क्वेश्चन आता ना, वो सबसे पहले अटेम्प्ट मत करना, वो बाद में करना, थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन पहले कर लेना। ठीक है साहब, बात तो मानी है, सीनियर्स की बात मानी। मैंने स्टार्ट किया कहाँ से, जो बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से शुरू किया। एंड यू वोंट बिलीव, वो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही, जिसमें मेरे को एम था कि 90+ मार्क्स लाने हैं, सबसे ईजी क्वेश्चन उठाया। जैसे ही स्टार्ट करने की कोशिश करी, याद ही नहीं आ रहा कि इसका फॉर्मेटिंग शुरू कैसे करने का। भाई लिखने का क्या, आंसर पता है मेरे को क्या करने का, पर हाउ टू प्रेजेंट पता ही नहीं, याद ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर जो इजी चैप्टर्स होता है ना, उसको हम बहुत हल्के में लेके आते हैं, बस वो ऑडिट करके देख के आते हैं उसको, ऐसे ही तो होता है। और इतना इजी क्वेश्चन वो आ गया, फर्स्ट वो उठाया और मामला गड़बड़,
फर्स्ट क्वेश्चन से ठीक है साहब, जैसे तैसे किया, उसको किया, 2-3 बार कट किया, वापस किया, ठीक है, 1 घंटा हुआ, हालत ख़राब हो गई। ऐसा पेपर आया था भाई, ऐसा पेपर आया था, मतलब फर्स्ट आवर में 20 मार्क का अटेम्प्ट हुआ है केवल, फिर 14 मार्क का क्वेश्चन टच किया तो पता ही नहीं पड़ रहा कि वो कंसल्टेशन का था कि अमल का मशीन का था, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। सो मैंने आगे रोहित को बोला, रोहित वैसे तो ये सही अलाउ नहीं है, पर मैंने रोहित को बोला, रोहित दिमाग खराब मत कर। मैंने कहा भाई मैंने कहा रोहित, और मैं फेलू। मैंने क्या बात कर रहा है? आई वॉज हैप्पी। बोले क्या बात कर रहा है? बोले तो खुश हो रहा है। बोला मैं भी फेलू। बोले क्या बात कर रहा है? मतलब आफ्टर 1.5 आवर हम दोनों को लग गया, हम दोनों फेल है, मतलब दोनों खुश कि कोई बात नहीं, घर पे अगर मार पड़ेगी दोनों को साथ में पड़ेगी। बट एट दैट टाइम वी रियलाइज कि इसका मतलब पेपर में गड़बड़ है कुछ, मतलब पेपर इस तरह का बनाया गया है टू चेक योर कॉन्फिडेंस। क्योंकि सीए फाइनेंस के अंदर, सीए इंटरमीडिएट के अंदर कुछ पेपर्स आपसे ऐसे पूछे जाएंगे जो आपके फेवरेट होंगे, पर वहाँ एग्जाम हॉल में आपकी हालत ऐसी खराब हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा हो क्या रहा आखिर। तो दैट पेपर इज जस्ट टू चेक योर कॉन्फिडेंस। तो हमको ये समझ में आ गया कि ये पेपर इज ओनली फॉर कॉन्फिडेंस। जो 3 घंटे बैठ गया है इसके अंदर, थोड़ा शांति रख के लिख दिया, वो पास हो जाएगा इसके अंदर। एंड हमने थोड़ा सा गर्दन उठा के देखी, तो उस टाइम पे तो क्या था कि आप एग्जाम हॉल छोड़ के जा सकते हो, अभी ऐसा अलाउ नहीं है, पर उस टाइम पे हुआ करता था। तो हमने जब गर्दन उठा के देखी तो जो उस क्लासरूम के अंदर 4 रो हुआ करती थी, उसमें से 3 रो खाली हो गई थी, केवल 1 ही रो बची थी। और उसमें हम सब 12वीं जी वाले ही थे सारे। तो रोहित आपके आगे ही बैठा था? रोहित मेरे आगे ही बैठा था। अच्छा, ओ क्या बढ़िया। एंड हमारे 42 और 43 मार्क्स, 44-43 कुछ मार्क्स है, पास हो गए। मेरे को याद है मेरा ना डीटी का पेपर था, तो उसमें बेसिकली बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आया था। एंड पहला सवाल था कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जो होता है 16 मार्क का। एंड मेरे को ऐसे लगा था कि यार ये अच्छा क्वेश्चन है, 16 मार्क का था, 20 मार्क का था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो मेरे को लगा कि ईजी होगा, तो ये अटेम्प्ट कर लेता हूँ। बट देन मेरे को लग गए 1 घंटा सेम वो क्वेश्चन करते करते। एंड देन मैंने सोचा यार 2 घंटे बचे और 80 मार्क्स अटेम्प्ट करना बाकी है। तो मैंने फिर रिवर्स कैलकुलेशन करके हर एक क्वेश्चन के बेसिस पे प्रोपोर्शनेटली स्टॉप वॉच लाई थी। तो वो कैलकुलेट करके मैंने पूरा पेपर 96 मार्क्स का कंप्लीट किया। बट आई थिंक आई एग्री विथ यू कि वहाँ पे मेरा भी माइंडसेट ये था कि चलो 1 घंटा हो गया, बट अभी रिमेनिंग 2 आवर्स है, अभी उसको एकदम अच्छे से करो एंड जस्ट कीप सॉल्विंग एंड कीप अटेम्प्टिंग। माई एडवाइस टू एनीवन हु इज वाचिंग दिस इज दैट आप अटेम्प्ट करके आओ। मेरे हिसाब से अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स with 80% accuracy is much better than attempting 70 marks with 90% accuracy. राइट। तो थोड़ा मतलब भले उसमें थोड़ा तुक्का भी लग गया और राइट भी आ गया, तो मेरे को लगता है वो बेटर हो जाता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और आपके आरवीजी डेज की अगर बात करते तो मैं भी आरवीजी में था, मुझे पता है वहाँ पे बहुत मस्ती होती है और वहाँ पे बहुत, मेरी तो बहुत मेमोरीज है वहाँ पर हॉस्टल में। और दैट इज समथिंग, दोज 3 years हैव चेंज्ड मी एज अ पर्सन कम्प्लीटली। आपका थोड़ा हॉस्टल जर्नी बताओ, एंड आपने सबसे क्रेजीएस्ट थिंग क्या की होगी आपके हॉस्टल में? बहुत सारी की होगी आई एम श्योर, सबसे क्रेजी कौन सी है? सी यू कैन फील इट, एंड जो भी आरवीजी के स्टूडेंट्स है या जो भी हॉस्टल में आप रहते हो, आप फील कर सकते हो। जिस दिन हॉस्टल में लाइट गई है जिस दिन हॉस्टल में लाइट गई है, उस दिन रात को क्या सीन होता है यू कैन इमेजिन। पानी की बाल्टी भर भर के लोगों ने ऊपर से नीचे फेंकी है। अच्छा, इतना किया था आपके टाइम में? ओके, बहुत भारी। और जो बर्थडे वहाँ बनते थे हॉस्टल के अंदर, अब ऐसा लगता है कोई अगर मारे भी ना अपने को तो अब लगेगा नहीं शरीर पे कुछ भी। आपके साथ हुआ था ऐसा? खूब बर्थडे बम मारे भी और बर्थडे बम दिए भी है। अभी आप ये अर्पित काबरा जी को देखते होंगे, हु इज CCM सेंट्रल काउंसिल मेंबर। उसकी बर्थडे पे इतना होशियार था वो आदमी, उसकी बर्थडे पे भी हमको बम दे देता था वो तो। वी वर टुगेदर एक्चुअली इन द हॉस्टल। सो बहुत बर्थडे बम दिए भी है, बर्थडे बम खाए भी है। सो ये हॉस्टल लाइफ तो एक अलग ही क्रेजीस्ट लाइफ होती है, क्योंकि इसके अंदर यू अंडरस्टैंड हाउ टू लिव द लाइफ एंड कैसे ज़िंदगी जीना है और कैसे उसको अच्छे से बिताना है। ये हॉस्टल लाइफ से बेटर कोई नहीं जान सकता है। और मैं तो यार 9th क्लास से ही बाहर हूँ, सो आई नो ईच एंड एवरी पर्सन, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू बिहेव विद एवरीबडी एंड हाउ टू एडजस्ट विद एवरी सिचुएशन। सो ये हॉस्टल ने ही मेरे को बहुत कुछ दिया है, जिसकी वजह से आज जो भी हूँ, जितना भी हूँ, यहाँ पे हूँ। हॉस्टल में आपकी कभी बुलिंग हुई थी, रैगिंग हुई थी आपकी? हाँ बिल्कुल हुई, पर क्या हुआ था एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता मैं आपको, पर थोड़ा हिंट्स दे दो। थोड़ा हिंट दे देता हूँ। मुन्ना भाई MBBS देखी आपने? हाँ। बस वो समझ लो आप, मेरे साथ भी हो रखा है। क्या बात कर रहे हो, सही में? हो रखा है। अच्छा, ये आरवीजी में ही हो रखा है? आरवीजी में हो रखा है। अरे बाप रे, मैं लकी था फिर, मेरे टाइम रैगिंग नहीं होती थी किसी की भी। अरे मेरे टाइम भी हुई थी, पर वो अनऑफिशियल हुई थी, रूम के अंदर हुई थी। अच्छा।
मेरे को एक्चुअली ऐसा लगता है कि आरवीजी ने मेरे को काफ़ी जुगाड़ू बनाया है, लाइक एकदम जो प्रैक्टिकल Absolutely. चीज़ें है ना Yes. वो मेरे को हॉस्टल ने सिखाई है। करेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, 9th क्लास में जब हम हॉस्टल में गए थे, आलोक हॉस्टल में उदयपुर, बस ज़िंदगी वहाँ से जुगाड़ पे चालू हो गई यार हमारी। तो मतलब कभी कभी ऐसा भी हुआ था कि बहुत छोटे थे उस टाइम, तो हम आधी बाल्टी पानी से भी नहाए हुए जो भी मुंह धोने के लिए भी कम लगता है शायद, तो ऐसा भी हुआ है। तो वैसी लाइफ भी हमने जी हुई है। तो वहीं पे खेलना, वहीं पे खाना, वहीं पे दोस्तों के साथ रहना, एक अलग ही लाइफ है। सो इट मेक्स यू सो स्ट्रोंगर यार, कि आप हर सिचुएशन में रह सकते हो। अब डर नहीं लगता लाइफ में, हमको कोई डर नहीं लगता लाइफ में। वाओ, या आई थिंक आई एग्री विथ यू। वो Yes. बेसिकली वो लेसन्स आपको सिखा देते हैं हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्गर। यस यस यस। एंड देन आपने सीए क्लियर किया, 2010 हो गया, आपका रिजल्ट आ गया। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट एंड व्हेन डिड यू डिसाइड कि अभी मेरे को टीचिंग में जाना है, स्पेसिफिकली मुझे इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाना है? अरे वाह यार, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली वी वर अराउंड 8 to 9 फ्रेंड्स इन आरवीजी। जब हम सीए फाइनल के एग्जाम्स देते थे, मतलब सीए फाइनल की तैयारी कर रहे थे हम लोग, एंड वी वर अ ग्रुप ऑफ 8 to 9 पीपल, और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप था हमारा, एंड ऑल गॉट क्लियर्ड इन सीए फाइनल्स नवंबर 9 में ही। तो हम लोग क्या करते थे, ड्यूरिंग लंच, डिनर, या जब स्नैक्स के लिए जाते थे हम, तो हम में से हर एक बंदा एक एक टॉपिक जो उसका स्ट्रॉन्ग होता था डिस्कस करते थे हम, कि आज ये टॉपिक तेरे को अच्छे से आता है, तू सबको बता। एंड दिस इज़ हाउ हम हमारा हर वक्त का कतरा कतरा यूज़ करते थे हम। वहाँ पे इंडायरेक्ट टैक्स जब आता था, तो मेरा इंडायरेक्ट टैक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था शुरुआत से ही। आई डोंट नो कैसे, मेरा तो वैसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स वर मोर स्ट्रॉन्गर, बट इवेंचुअली इन सीए फाइनल्स इंडायरेक्ट टैक्स बिकेम मोर इंटरेस्टिंग, एंड उसमें मेरे को अच्छा लगने लगा। तो मैं मेरे दोस्तों को ऐसे ही उनके टॉपिक सिखाता था, पढ़ाता था मैं। तो मेरे जो जूनियर्स थे रूम में हॉस्टल के अंदर, दे सेड भैया यार आप तो जोरदार करते हो यार, आपकी एग्ज़ाम एक बार हो जाए, फिर हम जीएसटी, हम तो उस टाइम जीएसटी नहीं हुआ करता था, उस टाइम सर्विस टैक्स, एक्साइज, वेट हुआ करता था। भैया इंडायरेक्ट टैक्स तो हमको आपसे ही पढ़ना है, अपन भी नेता, कौन मना करेगा ज्ञान बांटने के लिए, बोले ठीक है। सो जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हुए, आर्टिकलशिप चल रही थी हमारी उस टाइम पे। सो आफ्टर ऑफिस आवर्स ऐसे ही रूम के अंदर अंकुर और एक दो फ्रेंड्स, तिरुपति और जूनियर्स, मेरे से फ्रेंड्स ही होते हैं हॉस्टल के अंदर, जूनियर सीनियर कुछ नहीं होता है। तो बोलते यार मंगल चालू कर भाई, और मैं चालू कर देता था। तो रात को ऐसे ही 2-2 घंटे, 1-1 घंटे हम पढ़ते थे। तो क्या हुआ कि वो ऐसा माहौल बनने लग गया कि शाम को 8 बजे बाद तो 12, 13, 15 दोस्त लोग, जूनियर्स, जिनका सीए का एग्ज़ाम आने वाला था, वो रूम में बैठते थे ऐसे ही, और मैं बस पजामा टी शर्ट पहन के और उनको पढ़ाता था टॉपिक्स। तो दिस इज़ हाउ इट बिगेन। ये बिगेन हुआ केवल एक फ़न के साथ। ऐसा कोई नहीं सोचा था कि ज़िंदगी के अंदर ये करेंगे। मैंने तो सोचा था कि मैं कुछ बिजनेस करूँगा बड़ा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, फैक्ट्री चलाएंगे, ये सब सपने हुआ करते थे बचपन में। तो जैसे ही 17 जनवरी को रिजल्ट आया, बिकेम सीए, और आपको पता है आरवीजी के अंदर आप अगर सीए क्लियर कर जाते हो तो आपको हॉस्टल छोड़ना पड़ता है। सो 31 जनवरी को हमने हॉस्टल छोड़ दिया, फ्लैट में चले गए, शिफ्ट हो गए। आर्टिकलशिप चल रही थी, रिमेनिंग आर्टिकलशिप, और उस टाइम पे दैट इज़ द वेरी क्रूशियल पीरियड, जब हर क्लियर होने के बाद बोलते ना रियल स्ट्रगल और शुरू होता है सीए बनने के बाद, कि अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। तो वो चल ही रहा था कि ज़िंदगी के अंदर अब करना क्या है। तो वो बचपन की जो बातें होती ना, बड़ा फैक्ट्री लगाएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, गरीबी दूर करेंगे, ये सब सपने हुआ करते थे। जब हम इसकी रियलिटीज़ में उतरे तो हमको पता पड़ा कि ये अपने बस का बात नहीं, ये ना हो पाएगा हमारे एरिया के अंदर। तो अब क्या करें नेक्स्ट। तो उस टाइम सर्च वाला फेज चल रहा था कि ज़िंदगी के अंदर क्या करने का अपने को। सो इवेंचुअली तिरुपति मुरारका और कुछ फ्रेंड्स जो जूनियर थे आरवीजी में, उनका फ़ोन आया, भैया आप एक काम करो ना यार, इंडायरेक्ट टैक्स पढ़ाने आ जाओ ना हॉस्टल के अंदर। ठीक है, वीकेंड्स पे आ जाएंगे, क्योंकि वीकेंड्स ऑफ रहता था, और ज्ञान बांटना किसको अच्छा नहीं लगता। पहुँच गए। सो 5 वीकेंड क्लास लिया, ऐसा ही, विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी कोई प्रोफेशन, ऐसा यारी दोस्ती के अंदर। एंड ऑल दी 5 वीकेंड्स आई स्टिल रिमेंबर दैट कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ दी, एक हमारा हॉस्टल के अंदर एक बेसमेंट में बड़ा क्लासरूम हुआ करता था 100 की कैपेसिटी का, दैट वाज फुल, एंड ऑल दी 10 days इट वाज फुल, एंड वी कवर्ड एंटायर इंडायरेक्ट टैक्स, और माहौल शानदार हो गया भाई उसमें। एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार ये तो यार बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है, और मेरे को एक्चुअली मज़ा आता था उसके अंदर। सो उसके बाद बस मेरी लव मैरिज अरेंज मैरिज बन गई है।
तो देन आपने फिर टीचिंग मतलब आरवीजी के थ्रू ही शुरू की, राइट। एंड देन इनिशियल फेज में ऐसे कुछ हुआ था कि स्ट्रगल फेज इन द सेंस कि बहुत कम स्टूडेंट्स आए स्टार्टिंग में, एंड देन उनके लिए आपने बैच फिर भी कंप्लीट किया, एंड देन उसके बाद ऐसे कुछ टर्निंग पॉइंट हुआ? ऑब्वियसली यार, वो तो यू कैन नेवर स्टार्ट विद द स्टार्टअप, यू हैव टू स्टार्ट विद द यू नो वेरी बिगनिंग। वी आर फर्स्ट जनरेशन सीएज ऑफ आवर फैमिली। हमारी फैमिली में कोई दूर दूर तक सीए था ही नहीं यार। वी वर दी, मैं और मेरा रोहित भाई फर्स्ट जनरेशन सीए थे, तो हमको तो जो भी शुरू करना था जीरो से शुरू करना था। सो रोहित तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चला गया, आई केम इन टू टीचिंग एंड आई शिफ्टेड टू उदयपुर, बट मैंने मुंबई कभी छोड़ा नहीं। तो आई स्टिल रिमेंबर, मैं मुंबई बैचेस लेने आता था, पर बैचेस लेने क्या, बैच तो बनाना पड़ता था हमको उस टाइम पे, तो कोई जानता नहीं था ना उस टाइम यार। तो व्हेन आई डिसाइडेड कि आई स्टार्ट कोचिंग, तो मेरे को जब मेरे जो फाउंडेशन और इंटर के सर थे उदयपुर में, उनको जब पता पड़ा कि आई एम इंटरेस्टेड इन कोचिंग और मैं शुरू कर रहा हूँ, तो हम कॉन्टेक्ट में थे ही। सर ने बोला तो यही आ जाए यार भाई, जो एक फ्रेशर सीए को मिलता था वो यहाँ मैं दे दूंगा सारा। ठीक है, वहाँ शिफ्ट हो गए, घर के पास पहुँच गए, मज़ा आ गया। बट आई सेड टू सर ओनली कि सर मुंबई में नहीं छोड़ूंगा, मुंबई मेरा बहुत अच्छा है और आई वोंट, ठीक है सर। तो जब मैं फर्स्ट बैच, अब वहाँ पे हो आप, आपकी कोई आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं है, फर्स्ट बैच बनाने का है, किसी एक क्लासेस वालों से मैंने कांटेक्ट किया, उसने कहा ठीक है ये क्लासरूम तू ले ले और तेरे हिसाब से जो करना है। आई पेड देम द रेंट ऑल्सो एंड आई स्टार्टेड, एंड आई स्टिल रिमेंबर इन दैट बैच कैसे तैसे जुगाड़ करके सबको फ़ोन एक एक सीनियर्स को जूनियर्स को लगा लगा के 7 स्टूडेंट हुए थे उस बैच में, 7 स्टूडेंट्स जैसे तैसे करके। आई स्टिल रिमेंबर बोरीवली में मैंने क्लास ली थी एंड मेरे पेरेंट्स ने और फ्रेंड्स ने और जो खास लोग होते हैं ना अपने, जो सब जानते हैं अपने बारे में, दे डिनाइड कि क्यों जा रहा है यार 7 बच्चों के लिए यार तू, और बॉम्बे जा रहा तू, वो भी तू इतने दिन वहाँ स्टे करेगा, रहेगा, वो क्लासरूम का रेंट पे करेगा, खुद का रहने का, आने जाने का रेंट, वहाँ रहने का सब कुछ, और घर छोड़ के जाएगा, और 7 बच्चों के लिए क्यों जा रहा है? मैंने कहा नहीं, मेरा विजन कुछ और है। एंड आई स्टार्टेड विद दोस 7 स्टूडेंट्स इन मुंबई। वाओ, तो आप 7 स्टूडेंट्स के लिए खास मुंबई में आए? करेक्ट। एंड एनी मेमोरी फ्रॉम दैट बैच की, क्या मतलब कैसा पूरा एक्सपीरियंस था 7 स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का, कैसे गए वो? आई स्टिल रिमेंबर वो 7 स्टूडेंट्स एक्चुअली अपनी जान बन गए यार, और मैं भी उनकी जान बन गया था एकदम प्योर हार्टेडली। और वो क्या बैच था। आई स्टिल रिमेंबर कि उसमें तो ये भी हुआ करता था कि अगर कोई एक स्टूडेंट लेट आ रहा तो उसको अलग से बैठा पढ़ा भी रहे अपन। यस, इतना डेडिकेशन से अपने पढ़ाई की थी, और ऑल दो 7 स्टूडेंट्स बिकेम सीए नाउ। ओह वाओ, यस यस। एंड देन अभी एट प्रेजेंट आपने टोटल कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा? एग्जैक्ट काउंट तो नहीं पता, पर कुशल मुझे ऐसा लगता है लगभग 1.5 लाख टू 2 लाख के बीच में कुछ होगा। ओह वाओ, 1.5-2 लाख। ये 1.5-2 लाख बहुत ज़्यादा है। सो इसमें 1.5-2 लाख के स्टूडेंट्स जो है, इसमें हु इज़ लाइक समवन हु हैज़ रियली इंस्पायर्ड यू अ लॉट, या तो ये पूरे स्टूडेंट्स के इसमें कोई ऐसे स्टोरी है जिसकी जो काफ़ी मतलब इमोशनल थी, और समथिंग विच वॉज वेरी क्लोज टू योर हार्ट? या देर आर मैनी स्टोरीज लाइक दोज टू शेयर, बट या 1-2 बातें मैं बताऊँ आपको। रिसेंटली राजन काबरा, हु सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1, and I'm proud to say that I got the chance to train him for indirect tax. But point is that आप उससे सीखिए यार, क्या कंसिस्टेंटली मेहनत करी बच्चे ने, मतलब हेड्स ऑफ टू हिम। इन CA फाउंडेशन ही वॉज टॉपर, इन CA इंटरमीडिएट ही स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 1, इन CA फाइनल अगेन ही स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 1. सो द लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी इज मेंटेन्ड, और जो डेडिकेशन, जो हार्डवर्क उसने पुट इन किया होगा यार, दैट्स रियली रिमार्केबल. पता है, खुद से कहना कि मेरे को ये करना है और उसको करके दिखाना, बहुत बहुत दम लगता है यार. मैं आपको स्टोरी बताता हूँ इसी से रिलेट करके. सचिन तेंदुलकर की सबने नाम सुना होगा ऑब्वियसली. सचिन तेंदुलकर वॉज कॉल्ड गॉड ऑफ क्रिकेट. तो जब सचिन अपने पीक टाइम पे थे, ऑस्ट्रेलिया का एक नया बॉलर था ब्रैड हॉग उस टाइम पे, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. ब्रैड हॉग बोल्ड सचिन तेंदुलकर, उसने आउट कर दिया. और आफ्टर द मैच एंड ब्रैड हॉग आता है सचिन के पास एक फोटोग्राफ लेके, जिसमें दिख रहा है कि सचिन को उसने बोल्ड कर दिया है ऑटोग्राफ के लिए. सर मेरे को आपका ऑटोग्राफ चाहिए, मेरे ज़िंदगी का ड्रीम था आपको आउट करना और मैंने आपको बोल्ड किया. पता है सचिन ने उस पर क्या लिखा? ऑटोग्राफ तो दिए दिया, साथ में क्या लिखा? दिस विल नेवर एवर हैपन इन योर लाइफ अगेन. एंड उसके बाद 46 टाइम्स सचिन एंड ब्रैड हॉग वर आमने सामने, और आज तक ब्रैड हॉग उनको आउट नहीं कर पाया. बोलो
वाओ, मतलब आप समझिए ये लिखना वॉज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस यार, उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने क्या मेहनत करी होगी बैकग्राउंड में. यू कैन लिंक इट विद राजन काबरा. टॉप करना और टॉप को मेंटेन करना, ये बहुत इंस्पायरिंग चीज़ें होती है जो हमको सीखना चाहिए. दीज आर नॉट द लक फैक्टर्स विच गिव यू द ऑल इंडिया रैंक वन कंसिस्टेंटली. सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल. सम इमोशनल स्टोरीज वी कैन से. देर वॉज अ स्टूडेंट जिसका मैंने इंटरव्यू भी लिया था, बात भी करी थी मैंने, जिनको CA फाइनल के अंदर अटेम्प्ट लग गए, बहुत सारे अटेम्प्ट लग गए, और सबका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता है यार कुशल. ही यूज टू डिलीवर द फूड. उसने फूड डिलीवरी बॉय का काम किया है, और दिन भर वो फूड डिलीवरी का काम करता, रात को जाके कुछ टाइम मिलता तो पढ़ाई करता. एंड ही क्लियर्ड CA. ही कॉल्ड मी अप, और कभी उसने मेरे को पहले बताया नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है. देन ही क्लियर्ड एंड ही सेड कि सर आई क्लियर्ड CA. मैंने कहा बहुत बहुत बधाई हो सर. मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि यूजुअली क्या होता है पता है, लोग हार्डवर्क को और स्ट्रगल को एक ही नाम दे देते हैं. इन माई ओपिनियन हार्डवर्क अपने आप में अलग चीज़ होती है. वी कांट गिव द नेम ऑफ स्ट्रगल टू द हार्डवर्क. स्ट्रगल वो होता है जिनको ज़िंदगी कुछ ऐसी चीज़ देती है जो बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन होता है, बियॉन्ड देयर कंट्रोल होता है, और उसके बाद वो लड़के आगे निकल जाते हैं. तो वो रियल स्टोरी थी स्ट्रगल की. एंड चलो एक बात और निकली तो एक और मैं आपको बात बताता हूँ. मैं बताऊँगा एक स्टूडेंट CS की कंपनी सेक्रेटरी, नाम है संजोली जैन. शी कॉल्ड मी आफ्टर क्लियरिंग CS. अब इमेजिन करना, वो बच्ची CS बन गई, फ़ोन किया, तब उसने मुझे बोला सर मुझे दिखता नहीं है. ओह माय गॉड. शी वॉज विजुअली इम्पेयर्ड. और ये बात उसने, उसकी जो कोर फैमिली थी उसके अलावा किसी और को पता भी नहीं था. मतलब शी नेवर गेव एक्सक्यूज टू दी वर्ल्ड कि मेरे साथ कुछ ऐसा है, बट उसने कर दिखाया. एंड टुडे, अभी लास्ट मंथ ही उसका फ़ोन आया मेरे पास, शी गॉट एडमिशन इन IIM अहमदाबाद नाउ. वाओ, यस, अमेजिंग, संजोली जैन. सो इंस्पायरिंग. या मुंबई के एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. अभी लेटेस्ट May 25 CA फाइनल रिजल्ट्स. अनुज गुप्ता ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक नंबर 24 इन CA फाइनल्स. पर दोस्तों, ही फेल्ड इन CA इंटरमीडिएट. CA इंटरमीडिएट में फेल हुआ बच्चा. देन ही गेव द अटेम्प्ट, नेक्स्ट अटेम्प्ट पास हुआ. देन ही स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक नंबर 24 इन CA फाइनल्स. पार्थ शाह, मुंबई का स्टूडेंट, फेस टू फेस बैच का. आपका बैच तो था ना कुशल, उससे एक या दो बैच, उससे एक बैच पहले वाला. ऑल इंडिया रैंक 9 ना? ऑल इंडिया रैंक 9, पार्थ आई शाह. रिमेंबर. ही फेल्ड इन May 19. मतलब उसकी फैमिली के अंदर उसके पापा CA, उसके फैमिली में बहुत सारे लोग CA. ही फेल्ड. उसके सारे दोस्त पास हो गए. आप सोचो उस टाइम वो क्या फील कर रहा होगा. एंड इन द वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट इन November 19 ही क्लियर्ड CA फाइनल विथ ऑल इंडिया रैंक नंबर 9. वाओ. मेहुल परमार 2 बार फेल हुआ. नेक्स्ट अटेम्प्ट CA फाइनल रैंक 37 कुछ. मतलब दीज आर सम ये वो इंस्पायरिंग स्टोरीज है जिन्होंने शायद अपने फेलियर को एज ए चैलेंज लिया. वही बात होगी, सचिन तेंदुलकर ने लिखा ना, दिस विल नेवर एवर हैपन इन योर लाइफ अगेन. वही इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर लिख डाला. और शायद मुझे लगता है कि इन बच्चों को कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत होगी, क्योंकि इन्होंने उस फेलियर को एक्सेप्ट करना सीख लिया, और फेलियर को कैसे बाउंस बैक करना ना वो सीख लिया. और इनको देख के मुझे लगता है कि यार जब ये कर सकते तो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं यार. अगर अपने मेहनत करिए, इनसे सीखा. अगर क्यों केवल एक टीचर नहीं जो बच्चों को सिखाता है, हम तो हर 6 महीने में बहुत कुछ सीखते हैं बच्चों से यार. सो दीज कीप मी इंस्पायरिंग एंड आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड यूजिंग दीज एग्जाम्पल्स. AR1 एक और बच्चा विशाल टीम से ना, AR1 November 19 ही फेल्ड CA फाइनल. फेल्ड. 2020 लॉकडाउन लगा, एक एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, फिर नवंबर वाला पोस्टपोन हुआ, उसने ऑप्ट आउट करके January 21 एग्ज़ाम दिया. January 21 यू वॉन्ट बिलीव ही स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक नंबर 1. मतलब आप देखिए, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है. मैं ये एग्जाम्पल्स यहाँ क्यों दे रहा हूँ कुशल, उसका कारण ये है कि यार इन एनी प्रोफेशनल कोर्स फेलियर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी लाइफ यार. एक तरह से आफ्टर द एग्जाम्स ऑल्सो आप CA भी बन जाएंगे तो लाइफ में कुछ ना कुछ फेलियर आपको देखने ही पड़ेंगे, और देखना भी चाहिए. बट ये कोर्स ही आपको सिखा देता है कि हाउ टू फेस द फेलियर, बट हमको ही उस फेलियर को कैसे लेना है
ये हम पे डिपेंड करता है। ये मैंने एग्जांपल्स इसलिए दी क्योंकि देर आर मेनी स्टूडेंट्स, हमको तो हर एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स में रैंकर्स के भी फ़ोन आते हैं, ऑल इंडिया टॉपर्स के भी फ़ोन आते हैं जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं, साथ में वो बच्चे भी हमारे साथ होते हैं जो किसी कारण से पास नहीं हो पाए। तो उन सब को मैं ये कहना चाहूँगा कि हाउ यू टेक योर फेलियर, इट्स ऑन यू। फेलियर इज वन स्टेप अवे फ्रॉम दी सक्सेस। आप उसको बस ये समझिए कि आप एक स्टेप पास में आ गए, फेल हुए मतलब नेक्स्ट स्टेप पास होने वाला है आपका। सो अगर आपने अपनी फेलियर को एज ए चैलेंज ले लिया तो ज़िंदगी में मतलब मज़ा आ जाएगा आपको और नेक्स्ट लेवल आपका काम होने वाला है। दैट्स व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम ऑल दीज एग्जांपल्स। So I was reading an article on Economic Times, and this story will inspire you left, right, and center. So I read that there's a person named Mr. Tarachand Agarwal ji, and he is 71 years old, and he cleared CA in this particular Yes. attempt. And you know this, like the fascinating part here is that उन्होंने क्यों CA चूज किया? Because he was helping his granddaughter prepare for the CA exams, and he got so intrigued कि यार इतना बढ़िया कोर्स है, करिकुलम है, तो let me also try and give this Yes. examination, and he now became a CA at the age of 71. ये स्टोरी पढ़ के मुझे लिटरली गूज़बम्स आ गए थे कि यार 71 में कोई कैसे सीए बन सकता है। मतलब दैट्स व्हाट इज कॉल्ड लेवल ऑफ डेडिकेशन यार। और ग्रैंड डॉटर को पढ़ाते पढ़ाते खुद ने पढ़ लिया और सीए बन गए यार, ये अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। मतलब इसमें पता है मेरे को वो कोट याद आता है, वंस अ पर्सन्स लर्निंग एटीट्यूड एंड्स देयर ओल्ड एज स्टार्ट्स टू बिगिन। Right. जब तक तुम्हारा लर्निंग एटीट्यूड तुम्हारे पास है ना, तब तक तुम्हारा बुढ़ापा कभी शुरू नहीं होगा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, 100%। ये मेरे को याद आती है। बट इसमें हम फेलियर्स की बात कर रहे हैं, तो इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, आपके लाइफ में आपने सबसे बड़ा बिगेस्ट फेलियर क्या देखा होगा, एंड क्या कैसे टैकल किया होगा आपने वो फेलियर को? सी एच सच भगवान की दया से इतना बड़ा फेलियर कभी आपने सामने आया नहीं, पर यस अगेन मैं आपको बताऊंगा वो स्कूल टाइम की स्टोरी। इन द 9th क्लास व्हेन वी एंटर्ड इन द इंग्लिश मीडियम स्कूल, जैसा स्कूल वालों को एक्सपेक्टेड था, आई फेल्ड इन क्वार्टरली एग्जाम्स। इन हाफ ईयरली ऑल्सो बहुत बॉर्डर पे कहीं मैं पास हुआ और एक और सब्जेक्ट में फेल भी हो गया मैं। पर यू नो वो चैलेंज जो खुद से लिया था कि पापा करके दिखाएंगे, वो चैलेंज और वो कॉन्फिडेंस और अपना हार्डवर्क केप्ट अस मोटिवेटेड। और अगेन देखते कौन जीतता है, ये एटीट्यूड जो था उसी ने हमको अल्टीमेटली सक्सेस दिलाई। और आई थिंक उसके बाद मैंने कभी फेलियर नहीं देखा लाइफ के अंदर, क्योंकि समझ में आ गया कि फेलियर को एज अ चैलेंज लेने का है, देखते कौन जीतता है। तो देन आपने आपके पूरे टीचिंग के जर्नी में कैन यू जस्ट हेल्प मी अंडरस्टैंड कि क्या टर्निंग पॉइंट रहा, या तो कौन से ईयर में आपको ऐसा लगा कि नाउ आई हैव जस्ट मेड इट एंड दिस इज समथिंग विच आई वांट टू डू फुल टाइम, एंड तभी आप क्या स्केल पे ऑपरेट कर रहे थे, लाइक इन द सेंस कि कितने स्टूडेंट्स थे वो टाइम पे, एंड कैसा था पूरा जर्नी? सी कुशल, आई स्टार्टेड इन 2010। I'll begin with the starting. I started in 2010 आफ्टर क्लियरिंग सी एग्जामिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया, आई गोट इंटरेस्ट इन कोचिंग एंड मैंने वहाँ से पढ़ाना शुरू किया। When I shifted to Udaipur and I started my own classes after some time. Initially I started with somebody else, but afterwards I started with my own classes. But जब मैंने क्लास शुरू किया था, अब क्या बताया यार, इनिशियल फेज़ के अंदर तो हर वो चीज़ जो आपको परफेक्शन से चाहिए वो होनी चाहिए। बिकॉज आई ऑलवेज से इन दी लेक्चर्स कि गुड इज़ नॉट इनफ, परफेक्शन इज़ रिक्वायर्ड। तो वो मेरा एटीट्यूड है एक तरह से कि मेरे को हर चीज़ जो चाहिए वो परफेक्टली डिलीवर करनी है बच्चों को, और बच्चों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सो आई स्टार्टेड विथ वन स्मॉल क्लासरूम इन उदयपुर, राजस्थान। तो इनिशियल फेजेस में जब आप बहुत यंग होते हो, वो छोटे होते हो यार, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, ना इतने पैसे होते उस टाइम पे, एंड ऐसा आपके पास कोई बहुत बड़ा गेम नहीं होता है कि आप कुछ भी कर लो। तो इनिशियल फेजेस में तो अगर मान लो आपने कोई क्लासरूम लिया है, कोई ऑफिस लिया है, वहाँ पे अगर आपके ऑफिस बॉय भी कभी अगर एब्सेंट है, और उस टाइम तो मिलते भी नहीं थे ऑफिस बॉय वगैरह इतना इजीली, और इतना अफोर्ड भी नहीं करते थे हम लोग। सो ऐसा भी आया मौका जब मैंने खुद ने ही अपनी क्लासरूम में झाड़ू भी लगाया है, पोछा भी लगाया है, वॉशरूम क्लीन किए। मुझे पता है मॉर्निंग में लेक्चर है, स्टूडेंट्स आएंगे, आई नीड एवरीथिंग टू बी मतलब क्लियर फॉर एवरी स्टूडेंट, कुछ उनको डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। सो वॉशरूम भी क्लियर किया है, साफ़ किया है मैंने अपने हाथों से, और सब चीज़ें की, और आई एम सो प्राउड ऑफ दैट। मतलब ऐसा मुझे कभी ऐसा फील नहीं हो कि मैंने क्या, मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ों ने मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, मेरा माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे को कभी फेलियर से डर नहीं लगता यार। एनीथिंग आई कैन डू, मेरे को ऐसा लगता है बस मैं कुछ भी कर लूँगा, क्योंकि कुछ था ही नहीं यार। जब शुरू किया तब कुछ भी नहीं था, और वहाँ से शुरू करते गए, मेहनत करते गए, जुगाड़ लगाते गए, दिन रात एक करते गए। यू वोंट बिलीव, जब स्टार्टिंग मैंने करा था पढ़ाई करना, तब मैं फतेहनगर रहता था, विच इज़ 60 किलोमीटर्स फार फ्रॉम उदयपुर। वहाँ से आई यूज़ टू ट्रैवल डेली
और वो भी रोडवेज बस में, जो राजस्थान रोडवेज की बसेस होती है उसमें आई यूज टू ट्रैवल। एंड जो किताबें आप आज लोग पढ़ते हो ना, बच्चे जो पढ़ते हैं, ये किताबों की शुरुआत उस बस के अंदर हुई है। वो रोडवेज बस में मैंने, बस की जो लाइट होती है ना उसमें मैं बैठता था नीचे, कहाँ पे, वो जो फ्लोर था ना बस का वहाँ, और जहाँ मेरी सीट हुआ करती थी वहाँ पे रखता था मैं अपने नोट्स और मैं लिखता था। वाओ। वो और एंड भिलवाड़ा आई यूज टू ट्रैवल टू टीच द स्टूडेंट्स। सो मॉर्निंग 6:30 ट्रेन होती थी, तो मैं डेली अप डाउन करता था भिलवाड़ा के लिए भी। 6:30 की ट्रेन होती थी, अराउंड 9:15 9:20 वहाँ पहुँचती थी, और 9:45 से मेरा लेक्चर स्टार्ट होता था। एंड आफ्टर द लेक्चर्स अराउंड 5:30 में लेक्चर ख़त्म करता था, और 6 o'clock के आसपास वापस रिटर्न ट्रेन होती थी, उसमें मैं बैठता था और रात को 9 साढ़े 9 बजे वापस अपने घर पहुँचता था। ये जो ट्रेन थी ना, लोकल ट्रेन, इसके अंदर आई यूज टू राइट द नोट्स एंड जो भी कॉन्सेप्ट मैंने, आज मुझे लगता ना ये आप बोलते होंगे 10 का क्रेडिट क्यों मिला, ये कस्टम चार्ज क्यों हुआ, कुछ डायलॉग अपने बड़े फेमस है, ये सब वहाँ ट्रेन के अंदर, रोडवेज बस के अंदर ईजाद हुए हुए हैं। तो ये वहाँ से वो हार्डवर्क शुरू हुआ है। वो जो एक एक चीज़ जो बुक में आपको मिलेगी, वो सब चीज़ें वहाँ से कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हुए, वहाँ से सोच के समझ के। कई सारी रातें ऐसी होती थी जब हम रात भर नहीं सोया मैं यार, और सुबह लेक्चर के अंदर फुल एनर्जी। इनफैक्ट अभी भी ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, लास्ट ईयर पहले आप जब 2000 अराउंड 23-24 मेरे मेन बुक के 3 वॉल्यूम हुआ करते थे, वो भी ब्लैक एंड वाइट, और उसमें भी फ़ॉन्ट साइज छोटा और कंटेंट बहुत सारा। बट इज़ रिक्वायर्ड कि यार कुछ क्रिस्प करना पड़ेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ फेस टू फेस बेच मेरा होता था मुंबई में मॉर्निंग 7 o'clock से। आई यूज़ टू राइट आफ्टर द लेक्चर्स, आई यूज़ टू सिट फॉर द एंटायर अराउंड 10 to 12 hours डेली। रात को लगभग 3-4 बजे सोता था मैं, 6 बजे उठ के वापस क्लास रहता था मैं, और पूरी बुक को रिवैम करा हमने। एंड उसको केवल 2 वॉल्यूम बुक में लेके आए, वो भी फ़ॉन्ट साइज बड़ा, कंटेंट बहुत अच्छा, पूरा कलरफुल बुक बनाया। सो ये मेहनत, तो ये फील्ड तो मेहनत वाला ही है यार। तो वो ऐसे हमने शुरुआत की, और दैट मेहनत अभी भी कंटिन्यू होती है। अभी भी जब हम अमेंडमेंट्स आते हैं, आपको पता है जीएसटी से डायनेमिक लॉ पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्यार होता है इस सब्जेक्ट से, क्योंकि इस सब्जेक्ट को बनते हुए देखा है मैंने यार। 2017 में जब जीएसटी आया था, तो ये कैसे आया ये भी पता है, कहाँ से आया ये भी पता, कोई सेक्शन अगर बना है तो वो क्यों बना। अगर सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 1 में लिखा है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन विल बी एलिजिबल टू अवेल द क्रेडिट, तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन वर्ड कहाँ से आया, इसका भी केस लो एक्साइज का। तो पहले मैं बच्चों को केस लो पढ़ाता हूँ, और वहाँ से, क्योंकि ये सब मेहनत पहले की करी हुई है, ये एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ लेक्चर के अंदर। तो वो एक एक वर्ड को हम डिफाइन करते हैं, जब अमेंडमेंट आते हैं उस अमेंडमेंट का इफेक्ट कहाँ आएगा, कैसे आएगा, वो हर एक चीज़ एनालाइज करके मैं खुद बैठता हूँ। अभी भी 10-10 12-12 घंटे जब बुक्स के लिए काम करता हूँ, क्वेश्चनर बुक कमेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। हर प्रोविजन का कहाँ का इफेक्ट आने वाला है, दैट आई ट्राई। नो डाउट एक दो एरर फिर भी रह जाते होंगे, पर इतने मेहनत करके तब जाके बुक्स बनती है। और अब आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि ये तो स्टार्टिंग करते गए, अब जैसे जुगाड़ करते गए, और बाय गॉड ग्रेस सिद्धिविनायक भगवान का मेरे को बड़ा आशीर्वाद मिला कि मुंबई के अंदर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि उदयपुर का 100% क्राउड मेरे पास आता था फॉर CA फाइनल्स। बट मुंबई का इतना बड़ा आशीर्वाद मिला कि मेरे को सब कुछ छोड़ना पड़ा। एंड आई यूज टू स्टे अराउंड 8 to 9 months इन मुंबई। आई शिफ्टेड टू मुंबई ओनली अराउंड 2012-13 से, ये समझ लो आप। एंड देन आई यूज टू स्टे अराउंड 8 to 9 months इन मुंबई ओनली। आई शिफ्टेड टू मुंबई, 2-3 महीने के लिए उदयपुर जाता था अपने घर, अपने पापा के पास। एंड देन वहाँ वापस अगेन मॉर्निंग से लेक्चर शुरू करता था, बुक्स लिखता था, इवनिंग में लेक्चर होता था, आफ्टरनून लेक्चर होता था हमारा, CA इंटरमीडिएट का लेक्चर भी होता था। और अल्टीमेटली ये मेहनत रंग लाई जब GST आने लगा, क्योंकि जब GST आया ना भाई, तब उसको समझो 2017 में तो एक्ट एप्लीकेबल हुआ, पर उससे पहले जो उसके ड्राफ्ट लॉ थे वो तक एक एक चीज़ मुझे पता था कि कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो आई यूज टू टेक दी क्लासेस फॉर प्रोफेशनल्स ऑल्सो, क्योंकि जितने भी लोग CA बन गए थे या जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में थे, ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कहीं काम कर रहे थे, अब पूरा उनको भी GST पूरा नया पढ़ना है, तो दैट वाज अगेन अ चैलेंज। तो आई टुक लॉट ऑफ बैचेज, अराउंड 40 बैचेज मैंने लिए, 40-45 बैचेज प्रोफेशनल्स के, मुंबई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अपना रतलाम, बांसवाड़ा, बहुत सारे एरिया के अंदर हमने जाके प्रोफेशनल्स के बैचेज लिए, जिसके अंदर कई सारे प्रैक्टिसिंग CAs, कई सारे यंग CAs, कई सारे जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे CAs, इनफैक्ट कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग्स मैंने ली है।
तो उस टाइम 2016-17 का जो वक्त था, ये 16 में ड्राफ्ट लो आने लग गया था, तब पता पड़ गया था जीएसटी आने वाला है। वहाँ से जो गाड़ी ने गियर बदला है, क्योंकि वो मेहनत का वक्त भी था, क्योंकि दिन रात मुझे पढ़ना था सर्विस टैक्स और एक्साइज, वो तो मैं पढ़ता ही था, उसको नहीं छोड़ा था, साथ में ये एडिशनल टास्क आ गया था। तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क था कि एग्जिस्टिंग जो बुक्स है वो जीरो हो गई थी एक तरह से, एंड पूरा जीएसटी का बुक ही नया लिखने का है। सो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क, फिर प्रोफेशनल्स को पढ़ाने का ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज अपने सामने आ गया। सो आई टूक इट एज अ चैलेंज, एंड मतलब ये समझो कि कुछ 6 महीने तो ऐसे गए कि मैं शायद 6 महीने कॉन्स्टेंटली अराउंड 4-5 घंटे ही सोया हूँगा शायद मैं। मेरी वाइफ बोलती थी अब तो सो जा भाई। 4-5 घंटे बस? बाप रे। यस, और तब जाके ये सारी चीज़ें हुई है, और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, जब वो इतने सालों की जो मेहनत थी ना वो नंबर्स में दिखने लग गई फिर। So a lot of people would want to know this, and I'll ask you a trick question. What's the highest amount of money you have made in a month, and what's the most expensive purchase you have done in your life? अरे कुशल भाई तू not exactly, but around in a particular month na 1.2 crores. Oh wow. And what's the most expensive purchase you have done? Car, BMW. Wow. You still have that? Yeah, obviously. Oh, nice. That was the first dream that I completed using my own money. एक्चुअली बहुत ये हुआ होगा ना आपको, एकदम इंस्पायरिंग, एंड कि मतलब कैसे एकदम हम्बल बिगनिंग से यू आर लाइक बाइंग योर ओन कार, मतलब वो भी फीलिंग एकदम अलग ही गई होगी जब आप चाबी लेने गए होगे, राइट? अरे यार उस दिन तो मेरे भाइयों ने ढोल वोल मंगा लिए थे वहाँ पे शोरूम पे, और जो हम नाचे उस दिन, मतलब वो अभी भी कुछ घुमा गया यार बात करते हुए। वो इमोशनली लगता है। मेरे पापा भी थे वहाँ पे, मम्मी भी थी, मेरी बुआ भी थी, मेरी सिस्टर भी थी। मतलब दैट वाज नॉट बाइंग अ कार, दैट वाज यू नो मतलब लॉट्स ऑफ इमोशंस। वो जो हम सपने खरीद रहे थे यार एक तरह से, समझ लो आप। मतलब ये कभी सोचा नहीं था एक्चुअली, हमने कभी नहीं सोचा था। और आज भी जो जहाँ पे भी मैं हूँ, जितना भी हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को भगवान इतना आशीर्वाद देगा और मैं यहाँ तक आ पाऊँगा, कभी नहीं सोचा था यार कुशल। वाह, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रहा है मेरे को भी आपकी स्टोरी सुन के। इसमें बस एक बात बताओ, जैसे अभी आप टीचिंग में एकदम अपने टर्निंग पॉइंट आपने बताया वो जीएसटी वाला, बट कैन यू एक्सप्लेन अ 13-year-old और अ 14-year-old, ओके, कि जीएसटी का कोई एक कॉन्सेप्ट लो एंड एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में एक्सप्लेन करो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आप पढ़ाते कैसे हो, एंड आई जस्ट वांट एवरीवन टू नो कि जैसे कि आप पढ़ा रहे हो एंड 13-14 साल के बच्चे को आप जीएसटी जैसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक सिखा रहे हो, कोई भी एक टॉपिक लेके आप सिखा। ओके चलो, बहुत सारे टॉपिक है पर मैं एक ले लेता हूँ, बात करता हूँ आपसे। वैसे यूजुअली क्या होता है, जब भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, मैं बुक में क्या लिखा वो नहीं बताता हूँ बच्चों को। कोई भी लेक्चर हो गया मेरा, आप कोई भी लेक्चर देख लेना उठा के, मैं बुक से नहीं पढ़ाता। मैं उनको ही नहीं बोलता कि बुक में लिखा है, मैं पहले उनको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में ले जाता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि आप बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे। हम पूरा कंप्लीटली पूरे कॉन्सेप्ट को विजुलाइज कर लेते पहले, और उसके बाद बोलता हूँ ये लिखा है बुक के अंदर, देख लो आप। और इनफैक्ट 90% जो वो सोच रहे होते हैं वही बुक में लिखा होता है। मेरे को केवल 10% ही मेहनत करनी होती है बाद में लॉ की लैंग्वेज समझाने के लिए उनको। मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ वैल्यू ऑफ सप्लाई को। अगर आप एक 13 साल के बच्चे भी हो, देखना कैसा मजा आएगा आपको। और मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ ना लेक्चर के अंदर, फर्स्ट डे बोल देता हूँ कि आपने भले ही इंटरमीडिएट में जीएसटी पढ़ा हो, भले ही आपने आर्टिकलशिप करी हो, मैं आपको ये मानता हूँ कि एज इफ आपने इंडायरेक्ट टैक्स का आई भी पहली बार सुना है, बात खत्म। वहीं से शुरू करते हैं कि आपको टैक्स का टी भी नहीं आता है, हम वहाँ से शुरू करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको कुछ भी नहीं आता है यार, हर एक चीज़ बहुत बेसिक से। और फर्स्ट लेक्चर में बोलता हूँ कि आई विल टेक यू फ्रॉम दी जस्ट राइट फ्रॉम दी स्क्रैच एंड विल हैव टू रीच द टॉप। क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो केस कोई भी आ जाए सॉल्व तो आप कर दोगे। क्योंकि केस भले 100 रुपये का हो या 10 करोड़ का हो, प्रोविजन तो वही लिखने वाले हैं। तो हाउ आई टेक एक एग्जाम्पल देता हूँ वैल्यूएशन से लेके। वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन में 15 में डिफाइन किया हुआ है। सो आई डोंट ओपन दी बुक। 13 साल का बच्चा है, मैं उसको बोलूँगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये एक ऐसा टैक्स है जो सरकार लेती है। आज जैसे अपन रोड यूज़ कर रहे हैं, आपको पुलिस से डर लगता होगा, मोस्ट रेस्पेक्टेड आर्मी का आपने नाम सुना होगा। ये इनको पैसे कैसे मिलते हैं, ये आर्मी की सैलरी कैसे निकलती है, पुलिस वालों को सैलरी कौन देता होगा? काम तो अपने लिए कर रहे हैं, क्या पैसे आपने दिए? नहीं। कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है, सरकार दे रही है, हम सब मिलके दे रहे हैं। अब वो गवर्नमेंट पैसा कैसे लाएगी?
अब गवर्नमेंट तो कुछ ऐसा कोई बड़ा बिजनेस कर नहीं रही है डे टू डे बेस पर कि उनका रेवेन्यू उसमें से निकलने लग जाए, तो कहाँ से पैसा आएगा? तो एक देश के अंदर ऐसी व्यवस्था बना रखी है जिसके अंदर पूरे देश में हम सब मिलके कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे गवर्नमेंट को, जिससे एक फंड कलेक्ट हो जाएगा, और वो फंड जो होगा वो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हो, रोड देख रहे हो, ब्रिज देख रहे हो, एयरपोर्ट देख रहे हो, रेलवे देख रहे हो, पुलिस देख रहे हो, आर्मी देख रहे हो, जितने भी आप सिस्टम देख रहे हो, उन सब की फंडिंग वहीं से होगी। अब वो पैसा कैसे आएगा, उसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे जीएसटी, अभी जैसे आपने क्रिकेट बैट परचेज किया, अब क्रिकेट बैट आपने परचेज किया तो गवर्नमेंट बोलती है यार इसका एक छोटा सा अमाउंट हमको भी दे दो, ताकि क्रिकेट जहाँ खेलोगे आप उसी सेफ्टी सिक्योरिटी हम कर पाए। आपने किसी शोरूम से 1000 रुपये का अगर क्रिकेट बैट परचेज किया है तो गवर्नमेंट बोलती है फॉर एग्जांपल 100 रुपये इस पर हमको दे दो आप। तो अब दुकानदार जो होगा, जो शॉपकीपर है, जो सेलर है, जो शोरूम वाला है, वो आपको जब 1000 रुपये में बैट बेचेगा, वो बिल बनाएगा 1000 रुपये का, उसमें लिखेगा कि 900 रुपये का तो बैट है और 100 रुपये जो मैं ले रहा हूँ वो गवर्नमेंट का है। तो अल्टीमेटली टैक्स किससे लिया है? आपसे लिया है। किसने लिया है? दुकानदार ने लिया है, पर वो दुकानदार ने नहीं लिया है, गवर्नमेंट ने लिया है। तो अल्टीमेटली आपने जो टैक्स दिया है वो गवर्नमेंट को दिया है, पर कैसे दिया है? थ्रू सप्लायर, थ्रू शॉपकीपर, थ्रू सेलर। अब किस अमाउंट पे दिया आपने? जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ। आपका ट्रांजैक्शन कितने का था? सपोज ट्रांजैक्शन जो था वो 1000 रुपये का था मान लो, तो गवर्नमेंट बोलती है कि इस ट्रांजैक्शन पे मेरे को टैक्स चाहिए, जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन पे मेरे को टैक्स चाहिए, और जितने में वो ट्रांजैक्शन हुआ है उस वैल्यू पे मेरे को टैक्स चाहिए। तो 1000 रुपये अगर आपने पैसा दिया है तो उसमें टैक्स भी इंक्लूड है, तो टैक्स को एक बार हटा दो साइड में, तो 900 रुपये जो प्राइस है दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू। अब 900 रुपये में उस सप्लायर ने, उस शोरूम वाले ने कितना कमाया है, कितना गवाया है, वी डोंट केयर। जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ है दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई। और उस वैल्यू मतलब जितने में भाई मैंने कोई गुड्स बेचा है आपको, आपने कितने में खरीदा है, जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो गया दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू। क्योंकि अगर 900 रुपये से ज़्यादा वैल्यू होती तो आप देते नहीं, 9 से कम वैल्यू होती तो ऐसे केस में आप खरीदते नहीं। तो इसलिए जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो गया, जिस प्राइस पे सेलर और बायर दोनों एग्री हो गए, मतलब उसकी फेयर वैल्यू वही है और वही उसकी एक्चुअल वैल्यू है, भले लॉस पे हो या प्रॉफिट पे हो। वो 900 रुपये का जो ट्रांजैक्शन था उस पर अगर गवर्नमेंट ने 100 रुपये मान लो 10% जो भी रेट फिक्स किया गवर्नमेंट ने, वो टैक्स गवर्नमेंट को लेना तो गवर्नमेंट टैक्स ले लेगा उनसे, और कस्टमर के बिल पे वो अमाउंट लिख के गवर्नमेंट टैक्स ले लेगा सप्लायर के थ्रू। सो इस तरह की कुछ बेसिक एग्जांपल लेता हूँ मैं क्लास के अंदर। मैं ट्रांजैक्शन सिखाता हूँ, कोई गुड्स सपोज मैंने आपको 1000 में बेचा, और ये सब फिगर जो है विदाउट टैक्स मान लो, क्योंकि वैल्यू पर टैक्स लगता है। मैंने 1000 में आपको बेचा, आपने अगले पर्सन को 2000 में बेचा, अगले पर्सन ने वो गुड्स 1500 में बेच दिया मान लो, व्हाट इज द वैल्यू बताओ आप? तो हमारे लिए 1000 इज द वैल्यू, आपने बेचा 2000 में, 2000 इज द वैल्यू। आप दोनों के बीच के ट्रांजेक्शन की जो थर्ड पर्सन ने आगे बेचा है 1500 में, उसके लिए वैल्यू इज 1500, भले लॉस पे बेचे प्रॉफिट बेचे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई टेक द एग्जांपल ऑफ शॉपिंग मॉल। आप मान लो किसी शोरूम पे गए, आपने कोई टी शर्ट परचेज किया, सपोज टी शर्ट की वैल्यू थी ₹5000, पर एंड ऑफ सीजन सेल 50% ऑफ चल रहा है मान लो, आपने 2500 में शर्ट खरीद लिया, तो व्हाट इज द वैल्यू? 2500। अब उसने लॉस पे बेचा, प्रॉफिट पे बेचा, वी डोंट केयर। गवर्नमेंट बोला जितने भी ट्रांजेक्शन हुआ है उस पर हमको टैक्स दे दो, दैट्स इट। तो ये इस तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस लॉ दैट यू हैव कम अक्रॉस इन जीएसटी? सी अभी रिसेंटली एक केस लॉ आया था रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, कि जो भी गुड्स और सर्विसेज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम आ रही है उसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो सफारी रिट्रीट एक होटल है, उसका केस था ये, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया ये, कि अगर आपने कोई बिल्डिंग बनाई, समझना ध्यान से, सपोज, और ये सर्विस टैक्स में भी सेम मैटर था यार, कोई नया नहीं आया है, एक्साइज में भी सेम था, जब सेनवेट के रूल्स हुआ करते थे वही कंटिन्यू हुए यहाँ पे सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लोज सी और क्लोज डी में। तो जैसे एक बेसिक हर बिजनेसमैन का क्वेश्चन होता है, और मैं क्लास के अंदर भी एज अ बिजनेसमैन ही बात करता हूँ कि आपका बिजनेस है, आप बताओ क्या होना चाहिए। सपोज कुशल आपने कोई फैक्ट्री चालू करी, अब फैक्ट्री चलाने के लिए आपको बिल्डिंग तो चाहिए भाई। आपने क्या किया? बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया होगा, फैक्ट्री बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया, उसके लिए क्या काम आया? सीमेंट काम आया, कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज काम आई,
डिजाइनर की सर्विसेज काम आई, बहुत सारे गुड्स काम आए, सीमेंट, स्टील, आयरन, बहुत सारी गुड्स काम आई, बहुत सारी सर्विसेज काम आई, तब जाके बिल्डिंग बनी। अब उस बिल्डिंग के अंदर आप क्या करने वाले हो? फैक्ट्री चलाने वाले हो। फैक्ट्री के अंदर जो गुड्स बनाओगे, उस गुड्स को आप जब बेचोगे उस पर जीएसटी लगने वाला है। तो अल्टीमेटली बिजनेसमैन क्या सोचेगा कि मालिक, जब वो बिल्डिंग को मैंने बनाया था उसके लिए सीमेंट परचेज किया था, उसके लिए मैंने आयरन परचेज किया था, उसके लिए मैंने सर्विसेज ली थी, उनके परचेजेस पे मैंने जीएसटी पे किया था, इनपुट्स पे, कैपिटल गुड्स पे, इनपुट सर्विसेज पर, जो भी बिल्डिंग बनाने में गुड्स काम आया उन सब पे मैंने जीएसटी पे किया। अल्टीमेटली वो बिल्डिंग किस में काम आ रही है? फैक्ट्री में काम आ रही है। फैक्ट्री से क्या बन रहा है? ऐसा आउटपुट गुड्स बन रहा है जो टैक्सेबल है, जिस पे क्या लगने वाला है? जीएसटी लगने वाला है। तो मेरी सेल पे जीएसटी लग रहा है, और अल्टीमेटली सीमेंट किस में काम आया है? मेरी फैक्ट्री चलाने में काम आया ना यार। तो ये मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है, तो मेरे को उस परचेज पे जो जीएसटी पे किया है उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। पर सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 जो ब्लॉक क्रेडिट का एक सेक्शन है, जिसमें कुछ लिस्ट ऑफ गुड्स और सर्विस दे रखी है, जिसमें बोला हुआ कि इन गुड्स और इन सर्विस का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो मना कर दिया साहब कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, इम्यूल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में जो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस काम आई, जो भी गुड्स और जो भी सर्विसेज काम आई, उनका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है वो छोड़ दो आप। तो अल्टीमेटली फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन में जो गुड्स का हमारा क्रेडिट नहीं मिलेगा। हर बिजनेसमैन ये सोचता है क्रेडिट तो मिलना चाहिए सर, अल्टीमेटली मेरे वो फैक्ट्री में काम आ रहा है, और फैक्ट्री अल्टीमेटली आउटपुट गुड्स के लिए काम आ रही है, और उसके लिए मेरे को इनपुट अगर काम है तो क्रेडिट शुड बी अलाउड। तो एक काउंटर क्वेश्चन मैं करता हूँ, चलो सपोज मान लो, तो यहाँ तक तो बच्चे पहुँच जाते हैं सर क्रेडिट मिलना चाहिए। मैं पहले 17.5 नहीं पढ़ाता उनको, 17.5 का क्लोज सी और क्लोज सी मैंने अभी आपको बताया, वो उनको नहीं बताता हूँ बच्चों को। मैं पहले डिस्कस करते हैं कि बताओ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बोला मिलना चाहिए सर। सब बच्चे बोलते हैं क्यों नहीं मिलना चाहिए सर? बिल्कुल मिलना चाहिए सर। मैं भी बोलता हूँ मिलना चाहिए। ठीक है, कल को आपने फैक्ट्री बंद कर दी, मैं कह रहा हूँ 2 साल बाद आपने प्रोडक्शन बंद कर दिया, क्या करोगे? फैक्ट्री तोड़ दोगे? क्या बिल्डिंग को बुलडोजर लाके तोड़वा दोगे आप पूरी बिल्डिंग को? नहीं तोड़ोगे ना। क्या करोगे? अल्टीमेटली अगर मान लो बिल्डिंग ही बेचनी है तो आप बिल्डिंग बेच दोगे आप। तो व्हाट इज दैट बिल्डिंग? दैट बिल्डिंग इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। तो आप मुझे बताओ, वो सीमेंट जो काम आया था वो किस में काम आया था? आपके आउटपुट गुड्स में काम नहीं आया, उस बिल्डिंग में काम आया। आप तो बोल रहे थे ना कि मैं तो सीमेंट किस लिए ले रहा हूं? फैक्ट्री बनाने के लिए। फैक्ट्री किस में काम आएगा? मेरा आउटपुट सेल में काम आएगा। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने आउटपुट गुड्स बनाना बंद कर दिया तो क्या फैक्ट्री तोड़ दोगे आप? नहीं ना। पहले तो बोल रहे थे आई लव यू, अब सर कहानी चेंज, तो आप चेंज हो गए। तो गवर्नमेंट भी ये कहती है कि अल्टीमेटली वो गुड्स किस में काम आया था? सीमेंट वगैरह जो काम आया बिल्डिंग में काम आया, आपके आउटपुट गुड्स में काम नहीं आया। और इस वजह से कल को जब 2 साल बाद आप फैक्ट्री मान लो बंद कर देते हो, तो जब फैक्ट्री आप बेचोगे, दैट इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। इसलिए आपके उस बिल्डिंग को बनाने में जो इनपुट और सर्विसेज काम आई उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 क्लोज नंबर सी और डी के अंदर ये प्रोविजन दे रखे हैं। फिर बच्चे बोलते हैं अरे सर मजा आ गया, अब मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती यार। राइट। सो हर टॉपिक, आप मुझे बोलो कौन सा चैप्टर, हर टॉपिक हम ऐसे पढ़ते हैं। और इन टॉपिक के पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है यार, बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, उसके बाद ये टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। सो सफारी रिट्रीट के केस में भी ऐसा ही हुआ था, और अल्टीमेटली अभी गवर्नमेंट ने वापस से अमेंडमेंट कर दिया फाइनेंस एक्ट 2025 के थ्रू, और अल्टीमेटली क्रेडिट देना मना कर दिया। गॉट इट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें मेरे को तो मेरे सीए डेज की याद आ गई, जीएसटी के अपने जो क्लासेस होते थे एकदम। यस, आई स्टिल रिमेंबर, वैसे ही याद आ गई। अरे और ये कौशल तेले में बोलना चाहूँगी, तो इतना कलाकार लड़का है भाई। ड्यूरिंग माई लेक्चर्स इन अंधेरी, रत्नागिरी बार के ऊपर, याद है? हमारी क्लास होती वो फर्स्ट फ्लोर पे थी और नीचे बार था, तो हम बोलते थे रत्नागिरी बार के ऊपर। तो एक स्लैंग चलता था हमारी क्लास में। सो ही वॉज इन माई फेस टू फेस बैच मुंबई अंधेरी में, और भाई उस टाइम पे भी कलाकार था ये। इसने उस टाइम पे भी जो जीएसटी पढ़ा था उसका भी एक गाना बनाया था। आई स्टिल रिमेंबर दैट गाना। और वो क्लास में गाना गाया था तूने पूरे जीएसटी के टॉपिक को बोलते हुए। क्या मैंने वो इसके टोन पे गाया था, गुलाबी आंखें के टोन पे बनाया था। हाँ ऐसे ही ऐसा भी था वो। आप मेगा एग्जेम्पशन जो जीएसटी में देखा, ये नन्ना सा दिल डर गया, 10 का क्रेडिट आखिर क्यों आया, समझना मुश्किल हो गया। ऐसे ही कुछ था, जोरदार था। पर मेरे को याद है यार, अभी तक कितना 2019 की बात है यार। यस यस यस। मेरे को ऐसा लगता है जो चीज़ें खुद बनाते हैं ना वो थोड़ी दिमाग में बैठ जाती है।
मतलब अभी ये गाना हो गया 6 साल, मैंने गाया भी नहीं था, और तो तुम खुद से बना था तो आई थिंक वो दिमाग में बैठ जाती है। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ, हम क्लास के अंदर बैठ के कॉन्सेप्ट ऐसे ही पढ़ते हैं, हाँ, तो हम फिर दिमाग में बैठ कॉन्सेप्ट जाता है। बनाते हैं, हम कॉन्सेप्ट पढ़ते नहीं है। करेक्ट। दैट इज द की ऑफ सक्सेस। हाँ करेक्ट। और अपनी बुक्स भी आप देखेंगे ना तो सारे कॉन्सेप्ट को उसके अंदर दिख जाएंगे कि कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं, लिखे हुए नहीं है। यही गाने में मेरे को अभी याद आया, वो लाइन पे बहुत हूटिंग हुई थी, मैंने बोला था मैं लुट गया जब मुझसे पूछा गया कि प्लेस ऑफ सप्लाई है कहाँ, क्या कहूँ मंगल रुबा बुरा ये जादू, ऐसे गाया था मैंने, मेरे को याद है। यस यस, स्टिल रिमेंबर। क्या बढ़िया था यार, मतलब मेरे को एकदम नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, पता है मेरे को 2019 के डेज याद आ रहे हैं, एंड आई कैन जस्ट सी माई सेल्फ सिंगिंग दैट इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास। यस, स्टिल आई कैन, यू नो, मेरे को तो तू वैसे लग रहा अभी भी भाई। बहुत बूढ़ा हो गया हूँ मैं, मेरे को लग रहा है 6 ऐसा? साल हो गए। भाई तू जवान होते जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो इसमें एक बात बताओ अभी, व्हाट इज द मोस्ट वियर्डेस्ट क्वेश्चन समवन हैज आस्क्ड यू इन योर एंटायर करियर? एक स्टूडेंट ने ऐसे ही यू नो एक सीरियस वे में टॉपिक चल रहा था, क्लास चल रही थी, और मैंने बोला ठीक है, किसको भी कोई डाउट्स है तो पूछिए, या कुछ भी अगर पूछना है तो पूछिए आप। तो एक स्टूडेंट ने ऐसे ही हाथ खड़ा के पूछा कि सर, इनका बोलो बोलो सर, कल आपकी वो गर्लफ्रेंड मिली थी, और अचानक मेरे मुंह से निकल गया कौन सी। मैं मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, तेरे को कौन सी गर्लफ्रेंड मिल गई। और वो कौन सी बोलने के बाद तो आई रियलाइज कि इसका मीनिंग ये है कि कौन सी वाली गर्लफ्रेंड मिल गई। कब की बात है? अराउंड 2022 में जो बैचेस थे उसमें। अच्छा। बाप रे। मुंबई वाली बात ही एक्चुअली। अच्छा, खतरनाक। आजकल के स्टूडेंट्स भी एकदम ये होते हैं, बहुत भारी है यार भाई, बिंदास बिंदास एकदम। और अपनी क्लास का माहौल भी वैसा मस्त एकदम बिंदास बना के रखते हैं, सो दैट बच्चों को एकदम कंफर्ट फील होना चाहिए। दैट शुड नॉट फील कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, हम जिंदगी जी रहे हैं, उनको लगना चाहिए। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि यू शुड एंजॉय द जर्नी, नॉट ओनली स्ट्राइव फॉर द डेस्टिनेशन। आई एब्सोल्युटली अग्री। आपके पूरे करियर में कोई ऐसे एम्बैरेसिंग मोमेंट या व्हाट इज समथिंग दैट हैपेंड कि आपको लगा कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था और मेरे साथ ऐसा हो गया? कुछ अभी ऐसा हुआ है कि समथिंग दैट एम्बैरेस्ड यू और समथिंग आपको लगा कि यार शिट यार ये क्या हो गया मेरे से? ऐसा कुछ हुआ है कभी? Yeah. I got married in 2014. So first time when I came to Mumbai to take the batch after my marriage, my wife also came with me. पर देखो उस टाइम पे इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, ना कोई घर था ना कुछ था, तो वहीं से उदयपुर से ही अब उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, एयरबीएनबी वगैरह ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था। तो जैसे तैसे करके कोई होटल बुक किया हमने, नहीं होटल तो बाद में बुक किया। हमने एक फ्लैट बुक किया किसी ब्रोकर से बात करके कि 1 महीने के लिए फ्लैट चाहिए हमको, और उसने बोला ठीक है हो जाएगा, और बहुत बड़े बड़े सपने दिखा दिए उसने, ऐसा है वैसा है। हमने एडवांस रेंट भी उसको पे कर दिया वहाँ से उदयपुर से ही। और हम जैसे बैच मान लो कल मॉर्निंग में स्टार्ट होने वाला है, वी अराइव्ड अंधेरी की बात है ये, अंधेरी अराउंड 9 o'clock। ठीक है साहब, रात को हम आए, मेरी वाइफ को लेके पहली बार आया, उसको भी लगता था कि मुंबई है और ये पढ़ाते हैं वहाँ पे और बहुत कुछ होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। एंड जब हम पहुँचे मुंबई, वो फ्लैट की चाबी जब हमको दी, उसमें जब हम एंटर हुए, यू वोंट बिलीव, मतलब ऐसा फ्लैट कभी देखा नहीं हो जीवन में आपने। मतलब इतना तो गंदा फ्लैट, उसमें कीड़े चल रहे अंदर, पानी में कीड़े हैं, मतलब वो एंटायर लाइफ। मतलब मुझे पता है कि रात को 12 तो हमको वहाँ उसके अंदर एंटर होते तो लग गया था, फिर पता पड़ा कि अब तो कुछ हो नहीं सकता है, अब रात को जाए तो कहाँ जाए। जैसे जैसे करके हमने वो बस बैठे बैठे ही रात गुजारी है, बिल्कुल परेशान होते हुए। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 बजे मेरा लेक्चर था, बिना नहाए बिना कुछ किए बस कपड़े चेंज करके मैं क्लास पहुंच गया। और मेरी वाइफ अपने हम सब लगेज लेके निकल के वहाँ से, अब रेंट लग गया तो लग गया, देखेंगे जो होगा वो। एंड वो लगेज लेके बाहर बैठी रही और मैंने लेक्चर लिया। एंड मॉर्निंग में लेक्चर 7 o'clock, बिना सोए हुए रात भर ट्रैवल करके, और शेव भी कुछ भी नहीं किया, और एकदम ऐसे बेसिक लेक्चर लिया धासु, क्योंकि आपको पता है ना क्लास में जाने के बाद तो मंगल अलग है कुछ। तो लेक्चर लिया, 11 o'clock बाहर आए, और फिर पता नहीं अब कहाँ जाने का अपने को। अब अच्छा, अपन अगर अकेले हो ना तो कोई तकलीफ़ नहीं है,
साथ में अगर आपकी फैमिली भी हो तो इट एम्बरेज अ लॉट। उसके बाद कुछ ना कुछ जुगाड़ करके और हमने ऐसा एक होटल बुक किया। इतने भी पैसे नहीं हुआ करते थे कि होटल भी कोई लग्जरी बुक कर दे अपन। बेसिक होटल बुक किया। उसके अंदर कितने दिन रह लोगे आप? 1 दिन 2 दिन? तो 2 दिन तो निकाले वहाँ जैसे तैसे करके, क्योंकि उस रात को कहा जाए तो 2 दिन निकाले। फिर हमने तो कहा भाई ऐसा नहीं हो पाएगा। और बहुत उस टाइम सोच रहे थे अब क्या करें अब क्या नहीं करें। तो अचानक से अर्पित काबरा, ही CCM नाउ, कैसे ये दोस्ती बनती है मैं बताता हूँ आपको। सेल्फलेस दोस्ती जो होती है वो ऐसे होती है। इवेंचुअली ही कॉल्ड मी अप, कोई काम नहीं, वो प्रैक्टिस में था, मैं इधर कोचिंग में था, कोई ऐसा कुछ रेगुलर हमारा कनेक्ट नहीं था। पर इवेंचुअली 3-4 महीने बाद अपना उसका ऐसे ही फ़ोन आया, क्या कर रहा है? मैंने कहा यार भाई बाद में बात करते हैं अपन, अभी नहीं, मैं कहीं परेशान हूँ, बिजी। बोल क्या हो गया? मैंने कहा अभी छोड़ना यार। मतलब बोल तो सही क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा सा हुआ है। बोले कांदीवली जल्दी आ, मेरा घर खाली पड़ा है तो वही रहेगा। मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं होता है। अरे उस बोला मैं दूसरे घर में रहता हूँ, ये घर खाली पड़ा है तो यही रहेगा। एंड आई शिफ्टेड देयर। मतलब वो पूरा बैच मैंने 1 महीना जो मैं रहा वहीं पे रहा मैं। और मतलब दिस इज़ हाउ वी बिगन आवर दोस्ती। वापस से बहुत नेक्स्ट लेवल जो ब्लाइंड फेथ हुआ वो ऐसे हुआ। और ये कुछ इस तरह के एम्बेरेसिंग मोमेंट थे जहाँ हमने पूरा मतलब समझो कि स्टार्टिंग के 3-4 दिन तो रिक्शा के अंदर ही हमारा सामान ले लेके घूमते रहे हम मेरी वाइफ ऐसे दिन भी देखे तब जाके मेरे को हर चीज़ का वैल्यू है यार आज की तारीख में जो भी। और ये मेरे को लगता है ये वक्त ने हमको स्ट्रॉन्ग बनाया है, मेरी पूरी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाया है। और अभी डर नहीं लगता लाइफ में यार, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा लगता है मुझे कि जो भी होगा हम जी लेंगे, अच्छा ही जिएंगे। वो ऐसा होता है ना कि देयर इज नथिंग टू लूज जब स्टार्ट करते हैं। Yes, बेसिकली yes. फिर डर नहीं लगता, एंड देन यू बेसिकली जस्ट गो हार्डकोर ऑन व्हाट यू वांट टू डू, एंड देन कुछ खोने के लिए है ही नहीं, तो बेसिकली फिर बस कुछ भी हो बस जाता बस। है। और हमारे इतने सपने भी बड़े नहीं हैं यार कि हम लाइफ में कभी कोई ऐसा सपने नहीं थे कि मेरे को कोई BMW कार लेनी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में, कभी नहीं सोचा था ना। मेरे सपने थे ऐसे, देखे ही नहीं ये सपने यार, वो भगवान पूरे करवा रहा है। पर हमने तो मेहनत करना सीखा और वो करते आ रहे। और हमारी फैमिली बहुत मेहनती फैमिली थी, तो वही से इंस्पिरेशन मिलता गया और उनको देख के हम सीखते गए, आगे बढ़ते गए। A lot of students who are watching this also want to know about your love story of your marriage. तो वो कैसे हुआ था? 2014 की बात है आपने बताया, तो वो कैसे हुआ था? What's your story there? वैसे तो लव स्टोरी तो क्या है मेरा सर, दिस इज़ माई अरेंज मैरिज। Okay. यस, तो मेरी वाइफ बिलोंग करती है राजस्थान में, सुमेरपुर एक टाउन है पाली के पास में, वहाँ से बिलोंग करती है। एंड मेरे जो ससुर जी है अभी, उनके और मेरे पापा के बिजनेस टर्म्स भी थे। और मेरी एक सिस्टर भी वहाँ मैरिड है, तो उस अकॉर्डिंग कुछ कनेक्शन निकले। एंड अरेंज मैरिज हुआ है हमारा अच्छे से, और उसके बाद लव हो गया है। देखो भाई बहुत बार क्या होता है, लव पहले होता है मैरिज बाद में होती है। अरेंज मैरिज में पहले शादी हुई थी, लव अपना हो जाता है इसमें लाइक जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है डिस्ट्रैक्शन का। ठीक है, अभी डिस्ट्रैक्शंस बहुत तरह के होते हैं। सोशल मीडिया एक होता है, या तो मोबाइल फ़ोन एडिक्शन हो जाता है, या तो कभी किसी के लिए रिलेशनशिप्स हो जाती है। तो आपके हिसाब से हाउ कैन स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस स्टे अवे फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन व्हाइल स्टडीइंग? देख भाई कुशल, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो मेरे को लगता है सोशल मीडिया पे तू ही आज की तारीख में ऐसा मत, मेरा धंधा बंद कर दोगे आप, मेरे को यूट्यूब पे कोई देखेगा नहीं मेरे को। जस्ट किडिंग, यू आर इंस्पायरिंग फॉर मेनी ऑफ द पीपल एंड कमिंग जनरेशन के लिए यू आर डूइंग ग्रेट। यू आर द कंटेंट विच यू आर गिविंग टू एवरीबडी इज सो इंस्पायरिंग एंड रेलेवेंट फॉर देयर करियर। सो जोक अपार्ट, थैंक यू। एक्चुअली पता है, मैं भी मेरे वीडियोस में बहुत बार बोलता हूँ कि मेरे जो व्लॉगिंग वाले वीडियोस होते हैं ना, कि जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और व्लॉग डाल रहा हूँ, वो आप एग्जाम्स के टाइम वो भी मत देखो। इनफैक्ट आई आस्क देम कि आप अनसब्सक्राइब कर लो चैनल को, या तो आप अनफॉलो कर लो, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू गेट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। बट इफ यू थिंक कि कोई मोटिवेशन वाला वीडियो है, अगर आपको मतलब ऐसे पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है एंड यू वांट सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन 10 मिनट का वगैरह, तो वो वाले वीडियोस देख लो, इज व्हाट आई ऑलवेज टेल देम। super. That's what I was telling, that your content is so relevant for all the students and all the people who are watching these videos. बस point is that कि distraction, see, मैं मानता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स जो भी कोर्स परस्यू कर रहे हैं, उनका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मेरे को ये टारगेट अचीव करना है। और उनका एक डिसिप्लिन वे में एक स्केड्यूल होना चाहिए कि मेरे को ये पोर्शन इतने टाइम में कंप्लीट करने का है, इतना पोर्शन इतने टाइम में कंप्लीट करने का है। और उस बीच में उनके सपने तोड़ देता है ये सोशल मीडिया हो गया, रिलेशनशिप्स हो गए, या जो भी कुछ डिस्ट्रैक्शन दूसरे होते हैं वो सब। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी
इज़ द की ऑफ सक्सेस, ऐसा हर जगह आपने सुना होगा। पर मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, रिलेशनशिप्स, अगर ट्रू रिलेशनशिप है ना, तो मैं मानता हूँ कि दिस विल बी योर स्ट्रेंथ नॉट योर वीकनेस। आप जैसे मैंने अपने टेबल पे लिखा था कि इसको करके दिखाने का है, जिसने आर्टिकलशिप में मुझे कहा था स्पेशल ऑल द बेस्ट, मैं कहता हूँ अगर ट्रू रिलेशनशिप अगर आपका है तो आपको टेबल पे लिखना चाहिए कि इसके लिए मुझे करके दिखाना है। और जो अदर साइड पर्सन है उसको भी बोलना चाहिए कि मुझे इसको करवाना है, ये काम इसको सीए बन के दिखाना है या इससे सीए करवाना है। जब अगर आपका सच्चा प्यार खुद आपके साथ लग जाएगा ना, तो एक और एक आप बहुत ज़्यादा हो जाओगे। तो यू मेक दिस एज योर स्ट्रेंथ नॉट योर वीकनेस यार। तो जो भी लोग रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप इज़ नेवर रॉन्ग, गलत नहीं है। आपका दिल और आपका दिमाग अगर दोनों सिंक्रोनाइज हो जाए तो शायद आप बहुत बड़ा बाउंडर कर सकते हो लाइफ के अंदर। सो यू शुड यूज़ योर रिलेशनशिप एज स्ट्रेंथ नॉट योर वीकनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा जो भी रिलेशनशिप में लोग हैं उनसे यही मैसेज है कि मेक योर रिलेशन एज अ स्ट्रेंथ नॉट योर वीकनेस, एंड टेक अ कमिटमेंट कि मुझे अपने पेरेंट्स लिए करना है, मुझे इनके लिए करना है और ज़िंदगी में मस्त करने का है आपको। फर्स्ट तो ये। सेकंड, जब अगर आप खुद से कमिटमेंट ले लेते हो तो डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं आने चाहिए। सोशल मीडिया हो गया या बहुत सारे लोग घूमने फिरने चले जाते हैं जब उनका पढ़ाई का टाइम होता तब, तो उनको एक डिसाइड करना चाहिए कि टारगेट्स, डेली बेस के टारगेट्स पूरे कर देने चाहिए, कि उनका जो भी सिलेबस है, जो भी उनको टारगेट्स उन्होंने अचीव करने के, उसको ब्रेक डाउन कर दो आप। ब्रेक डाउन किस में कर दो आप? बहुत सारे लोग क्या बड़े टारगेट बनाते हैं कि मेरे को इस महीने के अंदर ये 2 सब्जेक्ट पूरे करने हैं। मैं कहूँगा कि उसको भी ब्रेक करिए आप, उसको वीकली ब्रेक करिए। वीकली ब्रेक करने के बाद आप कवर कर लिए कि उसको डेली बेस पे आपको कितना कवर करना है, तब जाके आप वो वीक वाला कॉन्सेप्ट, वीक वाला टारगेट पूरा कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपका मान लो वीकली को टारगेट बनाया आपने, 5th डे आपको रियलाइज होगा कि मेरा 20% ही हुआ है यार जो सबके साथ होता है। सो आपके पास डेली टारगेट होना चाहिए। डेली में भी आपके पास थोड़ा और, अगर उसको और माइन्यूटली ब्रेकअप कर पाए अगर आप, कि हाफ डे का टारगेट ही होना चाहिए, सो दैट आपको पता पड़ेगा आपकी रन रेट क्या है, आप पीछे चल रहे हो या सही चल रहे हो आप। अगर ये हैबिट आपने बना ली डेली पढ़ने शुरू करने से पहले कि मेरे को आज ये कंप्लीट करने का है, उसके बाद तुम्हारी मर्जी हो करो। उसके बाद जितना सोशल मीडिया देखना है देख लो, जो आपको घूमने फिरने जाना चाहिए। हु सेड कि ज़िंदगी एंजॉय मत करिए, ज़िंदगी एंजॉय करिए पर बैलेंस बना के। आपका जो प्राइमरी गोल है उसको पूरा करिए, उसके बाद आपको अपना जो ज़िंदगी में जो आपको अच्छा लगता है वो करना चाहिए। एंड यू शुड फॉलो योर पैशन ऑल्सो। इनफैक्ट मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि अभी जैसे आपने सोशल मीडिया का पॉइंट बोला ना, तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन तो है डेफिनेटली। एंड लॉट ऑफ पीपल कंज्यूम अ लॉट ऑफ इररेलेवेंट कंटेंट, लाइक इंस्टाग्राम पे रील्स हो गए वगैरह वगैरह, एंड बहुत टाइम चला जाता है। फिर वो गिल्ट होता है कि रिग्रेट होता है कि यार मेरे 15-20 मिनट चले गए। मैंने क्या किया था, मैंने तो 4:30 मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। एंड उससे क्या था कि जो भी स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी ये मतलब बार बार ऐसे मन करता था खुलने का, वो तो अभी मोबाइल ही बंद है तो वो खुलने ही नहीं वाले। तो मेरा तो ऐसे मानना होता है, मैं सबको ये बोलता हूँ कि आई थिंक इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द डिस्ट्रैक्शन, ट्राई एलिमिनेटिंग द डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि रिड्यूसिंग द डिस्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा कि वो थोड़ा थोड़ा हमेशा रहेगा और वो बढ़ते जाएगा। करेक्ट, थोड़ा थोड़ा। करेक्ट। ये कैंसर की बीमारी एक तरह से है जो बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी आपके अंदर। और आप पता किसी चीज़ को रोकना चाहते हो ना, तो उस दिन वो काम ज़्यादा करने की इच्छा होती है अपनी। सो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आपको एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो आपने काफ़ी सारे रैंकर्स के साथ इंटरेक्ट किया है और बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स भी, इनफैक्ट काफ़ी ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स भी रहे। तो आपके हिसाब से व्हाट डिफरेंशिएट्स समवन हु गेट्स अ रैंक इन सीए फाइनल्स वर्सेस समवन हु कांट गेट अ रैंक? सी बेसिकली 2-3 चीज़ें जो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने इतने सालों में बच्चे पढ़ा है। एवरेज आप देखेंगे तो आई एम सो फॉर्चुनेट इनफ कि हर बार अराउंड 40, 42, 35 इतने बच्चे रैंक लेके आते हैं जो इंडायरेक्ट अपने से पढ़े हुए हैं। 40-42 रैंक्स? हाँ, इन सीए फाइनल्स। या 50 में से 40-42। हाँ, या 50 पर बेसिकली 100 लोग होते होंगे। हाँ, मतलब ऑन 50 रैंक्स देर में बी, ऑन सिंगल डिजिट देर में बी 2-3 रैंकर ऑल्सो। आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ पर्सन्स। तो 42 students scored all India rank in this May 25 exams also. Last attempt it was 40, these were 40 people, उससे पहले भी 40 people थे जो ऑल इंडिया रैंक स्कोर किया। सो आई एम सो प्राउड ऑफ देम, सारी उनकी मेहनत है। बट जब मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, बात करता हूँ, समझता हूँ कि वॉट दे डिड डिफरेंटली, उनसे मैं सीखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। और उनसे इंटरेक्ट करके मुझे एक कंक्लूजन ये मिलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्टेड अर्ली, मतलब लास्ट में नहीं जागे थे वो, दे स्टार्टेड अर्ली। सेकेंड थिंग, दे प्लान्ड इट, मतलब ऐसा नहीं कि इवेंचुअली रैंक आ गया, दे प्लान्ड देयर हार्ड वर्क। हो सकता है उन्होंने रैंक
का स्कोर का टारगेट नहीं लिया होगा, बट दे प्लान्ड कि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए, प्लान्ड वे में एग्जीक्यूट किया, क्योंकि प्लानिंग तो हर कोई कर लेता है, एग्जीक्यूशन इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एग्जीक्यूशन में लगता है दम। दम मतलब सिंसियरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। होता क्या है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन, अभी तो वीडियो क्लासेस का ज़माना है CA फाइनल में, सो प्रैक्टिकली टीचर सामने खड़ा नहीं होता है, प्रैक्टिकली आपके सामने लैपटॉप है और आप खुद हो, और आपको लेक्चर देखना है डेली बेस पर। टीचर अगर सामने खड़ा होता है तो टीचर बोलेगा भाई आजा सुबह क्लास में, और आना ही पड़ेगा आपको। आप क्लास में नहीं आओगे तो टीचर बोलेगा क्यों नहीं आए थे क्लास में। पर अभी CA फाइनल के अंदर 90-95% वीडियो क्लासेस हो गई है जहां आपको आपकी सिंसियरिटी डिफाइन करके खुद को ही पढ़ना है। तो वहां पर सबसे बड़ा क्या होता है कि जब पीपल स्टार्ट द क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज अब शुरू करते हैं, 10 दिन 15 दिन तो बहुत जोश में होते हैं, फिर धीरे धीरे जोश होता है ठंडा, और एक लेक्चर देखा 3 दिन पहले, अगले लेक्चर का नंबर आया 4 दिन बाद, तो वहाँ वो कंसिस्टेंसी उनकी ऐसी बिगड़ती है कि वहाँ मामला गड़बड़ हो जाता है, एंड वहाँ उनके टारगेट्स अचीव होना तो बहुत दूर, मतलब टारगेट्स तो सामने रहते ही नहीं उनके, इतना गंदा पोजीशन हो जाता है बच्चों का। इसमें उनकी गलती नहीं, बट पॉइंट इज दैट सिंसियरिटी तो रखना ही पड़ेगा, कोई ना कोई मजबूरी रही होगी उनकी, बट पॉइंट क्या, आपको आपकी प्रायोरिटी पता होना चाहिए। तो जो रैंकर लोग होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, कुछ अलग खाते नहीं है, इनको अपनी प्रायोरिटी पता है करना क्या जीवन में इनको। सो दे प्लान इट फ्रॉम द डे 1, इंटरमीडिएट पास होते ही इनको पता पड़ जाता है कि इनको क्या करने का है, और वो अपना प्लानिंग को इतना अच्छा एग्जीक्यूशन देते हैं क्योंकि उन्होंने अर्ली शुरू कर दिया होता है। अर्ली जब शुरू कर देता है ना बच्चा, तो उसके पास मार्जिन भी होता है पीछे, कि कभी मान लो 10 दिन कोई फंक्शन है घर के अंदर, तो 10 दिन मेरे को जाना है, तो 10 की जगह 11 दिन मजे करके आता है। तो ऐसा नहीं वो ज़िंदगी नहीं जीता है, ऐसा नहीं वो बुक में ही घुसा हुआ है अंदर, ऐसा नहीं है। उसने प्लान अच्छे से किया है, अर्ली शुरू किया है, और उसको कंसिस्टेंटली उसने एग्जीक्यूट किया है एज पर प्लान, डिसिप्लिन रखते हुए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिफाइन करती है और आपका रास्ता बना देती है, और वहाँ पे अगर आपने हर सब्जेक्ट पे कमांड बना लिया तो डेफिनेटली यू विल अचीव व्हाट यू ड्रीम फॉर। एक और बात जो मुझे लगता है कि अगर आप टाइम से शुरू करते हो, तो यू नो व्हाट इज़ द की ऑफ सक्सेस इन एनी प्रोफेशनल एग्जाम, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ये सारे बच्चे जो होते हैं, ये हर टॉपिक को इंडेप्थ पढ़ते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं मारते ये लोग, हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिकली समझते हैं, इनडेप्थ उतरते हैं, और हम जैसे टीचर्स होते हैं उनके एक्सपीरियंस को यूज करते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर, और वो एक्सपीरियंस अपने अंदर उतारते हैं ये लोग इनडेप्थ समझ के। हर टॉपिक जो हम पढ़ते हैं उसको वो हर सब्जेक्ट के लिए इतना इनडेप्थ उतरते हैं। जैसा मैं लेक्चर के अंदर बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ कि आप पास होने के लिए ना पढ़े, आप CA बनने के लिए पढ़े। आप हर वो टॉपिक जो पढ़ रहे हो उस टॉपिक के CA बन जाने चाहिए। आप जब रात को सोते हो आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि इस टॉपिक का मैं CA बन गया हूँ, आ जाए जिसको आना है आ जाए, मैं इस टॉपिक का CA हूँ। मतलब ये फील आपको होना चाहिए। ये फील जैसे मैं अपने हर लेक्चर के अंदर, हर टॉपिक के अंदर देता हूँ, वो रैंकर लोग हर सब्जेक्ट के अंदर, हर टॉपिक में ऐसा करते हैं। तो दैट्स व्हाट इज़ द की ऑफ सक्सेस, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि नाउ डेज CA इंस्टीट्यूट इज गोइंग हाईली प्रैक्टिकल वाइल आस्किंग द क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स, एंड वो जब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब बनते हैं, वो उनके आंसर अपने आप निकलने चाहिए, कोई बुक से आंसर नहीं निकलेगा भाई। एज इफ यू आर अ कंसल्टेंट, यू हैव टू गिव द आंसर एज इफ यू आर द कंसल्टेंट, और वो आंसर तभी निकलता जब आपने इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करी है, हवाबाजी नहीं करी आपने, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझा है और उसको इम्प्लीमेंट किया है। और ये बच्चे जब कंसिस्टेंटली इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं और मतलब अपने पेरेंट्स को प्राउड करते हैं, वो दिन हमारे लिए भी ऐसा होता है कि यार वी फील सो प्राउड, हमको लगता है ये हमारा रिजल्ट है यार। बस ऐसा लगता है आज वो बच्चे रैंक, लेकिन ये आज लगता है कि बस उन्होंने हमको रैंक जितना बना दिया आगे। तो दैट्स द रियल सक्सेस, और यही सब बच्चों ने अगर फॉलो कर दिया 100% सक्सेस उनके होने वाली, क्योंकि भगवान ने सब कुछ बराबर दिया सबको यार। बस जो 24 आवर ना सबको बराबर दिए, हाउ यू यूज इट, इट डिपेंड्स ऑन यू। आपके पूरे करियर में हु इज़ लाइक द सेलिब्रिटी स्टूडेंट दैट यू हैव टॉट? ऐसे कोई स्टूडेंट्स है जो आगे जाके सेलिब्रिटीज बने बाद में? आप जो इस स्क्रीन पे देख रहे हो नहीं वो तो नहीं, अरे नहीं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके तो हो गए काफी। सो वन ऑफ माय सेलिब्रिटी स्टूडेंट इज कुशल लोढ़ा, जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक नंबर 5. I still remember he secured 86 marks in indirect tax. And दोस्तों ये कितना जुनूनी बच्चा है मैं आपको बताता हूँ। जब इसका रैंक आया था CA फाइनल में, ऑल इंडिया रैंक 5th, he scored 86 marks. I called him for interview. I still remember that day in Andheri. You used to stay in RVG, and
आपको बुखार आ रहा था उस दिन, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई कॉल्ड यू कि मैं आज हूँ पर कल मैं चला जाऊँगा यार उदयपुर, मेरा कल का रिटर्न है वापस से, तो अगर हो जाए तो देख, तो वैसे ही लेगा, तो पर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपन बाद में भी कर सकते हैं इसको कभी भी टाइम मिले तो। बट इतना जुनूनी बच्चा है ये है कि इसने बोला नहीं सर कोई बात नहीं है, आप हो अभी अवेलेबल तो मैं आता हूँ। ये दवाई लेके आया, बहुत अच्छे से तैयार होके आया और शानदार वाला इसने कन्वर्सेशन किया और इसने कई सारे लोगों को इंस्पायर किया। आई स्टिल रिमेंबर वन वर्ड फ्रॉम योर साइड, वन लाइन फ्रॉम योर साइड कि सर जब ये पढ़ता था इसने बोला था मुझे साफ कि सर मैंने सारी सोशल मीडिया को साइड में रख दिया है, मोबाइल वगैरह बिल्कुल अलमारी में कबर्ड में रख के फिर मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ। एंड हाउ ही यूज्ड सोशल मीडिया, उसका भी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, हाउ ही यूज्ड सोशल मीडिया पॉजिटिवली। बच्चों अपने जो रिवीजन लेक्चर होते थे यूट्यूब पर, आपने देखा होगा, मतलब आपको पता होगा, सबको पता है कि जो यूट्यूब पे मैं रिवीजन लेक्चर डालता हूँ CA फाइनेंस के लिए, हाउ वाइजली ही यूज्ड हिज टाइम। जब ये पढ़ता था तब पढ़ाई से थोड़ा आधा घंटा ब्रेक लेने के लिए कुछ वॉकिंग करता था और जॉगिंग करता था। यस, तो जॉगिंग करते वक्त मोबाइल में ईयरफोन लगा के ही यूज्ड टू लिसन टू ऑल दोज रिवीजन लेक्चर्स। आपको याद है? आई रिमेंबर एवरीथिंग। अरे मेरे लिए कोचिंग पढ़ाना इज मेरी जान, मेरे को हर बात याद रहती है। कोचिंग रिलेटेड मेरे को हर स्टूडेंट ने क्लास में कब कौन सा कहाँ डाउट पूछा था, और जब डाउट पूछा था तब वो कहाँ बैठा था, मुझे ये भी याद है और आज भी याद है। क्योंकि मेरी 100% एनर्जी अंदर लगी रहती है, मैं दुनिया भूल जाता हूँ अंदर जाने के बाद। इट्स अ ब्लेसिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है भगवान का ब्लेसिंग है कि मैं अपनी पूरी एनर्जी वाला लगाता हूँ। मेरे को क्लासरूम से बाहर क्या हो रहा था मुझे याद भी नहीं है। इवन इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर तो मुझे याद नहीं रहता कि मैं वो फीवर भी आ रहा है क्लास के अंदर, मैं रात भर सोया नहीं सोया मुझे याद नहीं रहता। इसलिए आई रिमेंबर ईच एंड एवरी वर्ड जो भी आपने कहा होगा। सो दिस इज सो इंस्पायरिंग एंड तब जाके CA कुशल लोढ़ा बन गया और आज हम उनके साथ बैठे। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। मेरे को याद है मैंने बोला था इंटरव्यू में कि मैं ब्रेक लेता था 5 से 5:30 एंड जॉगिंग ट्रैक पे जाता था, एंड वहाँ पर मोस्टली आपके रिवीजन लेक्चर्स डाउनलोड किए थे मैंने, एंड वो 20-20 मिनट के होते थे और मैं 2x पे देखता था, तो 10-10 मिनट में हो जाते थे। एंड मेरे को आदत है तब से सारे वीडियोस में 2x पे देखता हूँ अभी भी, आज तक मैं आप तो आई थिंक लोग बोलते हैं कि यार थोड़ा फास्ट पहले ही बोलते हो तो 1.5x भी बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है, बट मैं कैसे ना कैसे 2x पे देखता था ताकि 2 लेक्चर्स हो जाए हाँ एक राउंड पे। तो वैसे मेरे को याद है वो काफ़ी, अगेन मेरे को नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है अभी, बिकॉज 2019 में जब एग्जाम लीव चल रही थी तब मेरे को याद है कि मैं जॉगिंग करते करते ऐसे देखता था। और आपकी आवाज़ ऐसे आते थे कान में, 10 का क्रेडिट क्यों लिया। और कोई है मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे, जब देखो बहुत खुशी होती है जब हम ऐसे स्टूडेंट से मिलते हैं। देयर इज़ अ स्टूडेंट हु इज़ अ CFO ऑफ द कंपनी, बिग लीडिंग कंपनी, लिस्टेड कंपनी, उसके CFO है। एक CA विवेक पोखरना है, एक ऐसे इंडायरेक्ट टैक्स की फर्म के लीडिंग पार्टनर है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट जब मिलते हैं बाद में, कभी फ्लाइट में मिल गए, कभी एयरपोर्ट में मिल गए, कहीं ट्रैवल करते हुए मिल गए, किसी कैफेटेरिया में मिल गए, तो जब ये लोग आके मिलते हैं, और अभी तो वीडियो क्लास आने के बाद तो क्या हो गया कि हम उनके फेस नहीं जानते बट दे नो अस, क्योंकि उनसे पढ़े हुए, तो उस टाइम ऐसा फील होता है कि यार मतलब ये बच्चे इतना अच्छा आगे बढ़ गए, सेलिब्रिटी बन गए। सो इट फील सो ग्रेट टू बी मेंटर ऑफ दोज पीपल। सो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स है लाइक यू आर वन ऑफ द एक्सेप्शनल केस जो इस फील्ड के अंदर है और जो सबके बीच में इतना अच्छा छाया हुआ है। जो बहुत अच्छी कंपनीज़ के लीडिंग CEO है, CFO है, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने अपने फील्ड के अंदर। और आपके मेंटोर्स कौन रहे होगे? ग्रेट। देख, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा मेरे स्कूल टाइम पे, जब मैंने क्लास 12th टॉप किया, ऐसा नहीं कि उसके पीछे मैंने ही सब कुछ किया था। देयर वर टीचर्स, मेरे वार्डन सर थे एक हॉस्टल के, और एक मेरे क्लास टीचर थे अकाउंट्स के लिए। वार्डन सर श्री सुरेश जी पालीवाल सर लास्ट ईयर ही इवेंचुअली मतलब वो हार्ट अटैक की वजह से एक्सपायर हो गए और हमारे बीच अभी नहीं है। बहुत बहुत रेस्पेक्ट है, बहुत प्यार करता हूँ उनसे आज भी। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने और बहुत प्यार किया। हमारे शशांक टांग सर है हमारे उदयपुर में, जो हमारे क्लास टीचर थे, हमको अकाउंटेंसी पढ़ाते थे। ये दोनों टीचर्स ने पता नहीं क्या देखा मेरे अंदर, उनको लग गया कि ये बच्चा कुछ कर सकता है, एंड उन्होंने ही वो स्पार्क जगाया कि तू सही में कुछ कर सकता है। मतलब अपने को नहीं पता होता कभी कभी कि अपन भी स्कूल टॉप कर सकते हैं क्या,
ठीक है पापा से प्रॉमिस किया था पर विश्वास नहीं होता कभी भी हम कर सकते क्या, बट दे रियली इंस्पायर्ड मी एंड उन्होंने पुश करते गए मेरे को, और अल्टीमेटली वो एम जो मैंने सोचा नहीं था वो अचीव भी किया इन्होंने, इनके थ्रू मैंने अचीव किया. सो स्टिल आई थिंक कि ये मेरे मेंटोर्स है. आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे जैसे डॉक्टर गिरीश आहूजा सर इनकम टैक्स वाले हैं, बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है. हमारे ऐसे सीए फील्ड के कुछ लोग जिनको मैंने ऐसा मॉडल बना हुआ है कि यार कुछ करना लाइफ में तो इनकी तरह करना है, तो आई फॉलो देम ऑल्सो. एंड इसमें आपके पूरे जर्नी में भी लाइक अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो दिस एज वेल, व्हाट्स द मोस्ट मिस्चीवियस थिंग दैट यू हैव डन इन योर लाइफ? कुशल, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मस्त किस्सा है, शानदार. ज़िंदगी के अंदर क्या एक्चुअली मैंने फेस टू फेस बेसिस बहुत लिए है. अभी वीडियो क्लासेस तो अभी चलने लगी है लगभग लास्ट 7-8 साल से, बट आई यूज टू टेक अराउंड 16-17 बैचेज पर ईयर फेस टू फेस. ये भी मुंबई की बता रहा हूँ, उदयपुर के और बाकी जगह के अलग है. और इतने फेस टू फेस क्लासेस लिए, उसकी इतनी मेमोरीज है मेरे पास कि वेन एवर आई सी देम आई चेरिश द मेमोरीज लाइक एनीथिंग, बिकॉज बहुत मज़ा आता है. एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करूँगा. देखो बच्चे तो मज़े लेते लेते हमारे, और मैं उनका फ़ैन भी बन जाता हूँ और वो मेरे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं. पर एक बार क्या हुआ, आई स्टिल रिमेंबर अराउंड ये ईयर होगा 2015 की बात होगी शायद, 14-15 की बात होगी. ये सीए इंटरमीडिएट का बेच था उदयपुर राजस्थान में, फेस टू फेस. बच्चे लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, अपन भी मस्ती कर रहे थे क्लास के अंदर. तो बच्चे प्रैंक करते, एक दिन मैंने प्रैंक कर दिया. मैंने बोला आज शाम को सबको मेरी तरफ से पार्टी है. 3 बैचेज हुआ करते थे उस टाइम, अराउंड 150-200 की स्ट्रेंथ होती थी हर बैच में. तीनों बैचेज में मैं बोल के आ गया आज अपनी तरफ से पार्टी है और शाम को डोमिनोज मिलेंगे इस मॉल के अंदर. ठीक है, मैं तो मजाक मस्ती करके आ गया, मुझे नहीं पता था बच्चे सीरियस ले लेंगे इसको. और शाम को लगभग 7-8 बजे के आसपास बच्चों के फ़ोन आ गए कि सर कहाँ हो आप. मैंने कहा क्यों? दे ऑल रीच्ड, मतलब उनमें से लगभग अराउंड 200-300 बच्चे पहुँच गए डोमिनोज पर. डोमिनोज वाले भी सोच रहे हैं आज क्या हो रहा है, बाहर भीड़ आ गई है. और मुझे आइडिया भी नहीं कि सही में बच्चों ने सीरियस ले लिया और वहाँ पहुँच गए हैं. और आई वॉज आउट ऑफ टाउन उस दिन तो क्योंकि उदयपुर में लेक्चर लेने के बाद आई वेंट टू फतेहनगर, अपने घर था मैं. तो वहाँ फ़ोन आया, अरे भाई, मैंने कहा कहाँ पहुँच गए? बोला सर डोमिनोज है. और उस दिन मैं तो वहाँ आया ही नहीं. और नेक्स्ट डे जब लेक्चर में गया तो सारे बच्चे बस नाटक कर रहे थे नाराज़ होने का, सर हम तो नाराज़ है आपसे. मैंने कहा अब आया मज़ा आपको, रोज़ आप टीचर्स के मजे लेते हो, आज इस दिन टीचर ने आपके मजे ले लिए. और भाई मैंने कहा ये तो ठीक है, घर पे क्या बोला जाके ये बताओ. बच्चों ने बोला सर घर पे जाके हमने बोला कि हाँ पार्टी मिली है हमको. तो आपने दी क्या? नहीं बाद में पार्टी? मैं तो था ही नहीं वहाँ पे. नहीं बाद में आई मेड अ ट्रेंड कि जितने भी फेस टू फेस क्लासेस मेरी होती थी उसके लास्ट डे आई ऑलवेज यूज टू गिव डोमिनोज पार्टी, पिज़्ज़ा पार्टी मेरे हर बैच में होती थी. मेरे बैच में दी थी क्या? मेरे बैच में कोई याद नहीं आ रहा है, क्योंकि दी थी. को याद नहीं आ रहा है? दिया था डोमिनोज 100% दिया होगा. समोसा पार्टी याद है, डोमिनोज पार्टी था क्या? समोसा पार्टी तो हम देते थे ब्रेक के अंदर. हाँ, और आफ्टर द लेक्चर जब बैच खत्म होता था. शायद मैं लास्ट डे पे आया नहीं था मे बी, और मे बी डोमिनोज का नहीं भाई, तू तेरी गर्लफ्रेंड से बिजी था उस दिन. कहा कोई गर्लफ्रेंड, हमका आपके जैसे स्मार्ट, हमका आपके जैसे एकदम बोलते ना मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन 2013 हम थोड़ी ये रहेंगे. बट सही है. लास्टली बस मेरे को एक चीज़ डिस्कस करनी. तो अभी जीएसटी में आप एक एक्सपर्ट हो, ठीक है. अभी बहुत सारे लोग अलग अलग वेज से कैसे पैसे बचा रहे हैं जीएसटी के लॉ के थ्रू, थोड़ा उस पर बात करोगे? एंड हाउ कैन पीपल लाइक लेट्स से use the GST law to let's say maybe like use it very smartly or save money? See, input tax credit plays a vital role in GST. Input tax credit is the game changing point, और यही एक कारण था, बहुत बड़ा कारण था GST को इंट्रोड्यूस करने का इंडिया के अंदर. बट अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया people are using these input tax credits as a tool to save the money, which is not correct in the eyes of the law. जैसे बहुत सारे आपने सुने होंगे बोगस बिलिंग के ट्रांजेक्शंस. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप जैसे कमा तो बहुत लेते हैं पर उनके पास सेल्स बहुत सारी है पर खर्चे नहीं है. तो उनकी सेल्स पर जीएसटी तो पूरा लग रहा है पर परचेजेस कुछ है नहीं. परचेजेस नहीं है तो उनके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, तो उनको बहुत हैवी टैक्स पे करना पड़ता है. तो व्हाट दे यूजुअली डू, वो लोग क्या स्टार्ट कर दिया लोगों ने कि डमी कंपनी से डमी बिल ले लेते, बोगस बिल. मतलब आपने फॉर एग्जांपल कंसल्टेंसी सर्विसेज का बिल ले लिया, जबकि आपने कोई कंसल्टेंसी ली ही नहीं.
आपने ऐसी किसी फर्म से बिल ले लिया जिसके पास इनपुट्स ज़्यादा थे बहुत सारे और उनके पास आउटपुट कम था, सेल्स कम थी, उनकी लायबिलिटी कम थी, उनके पास आईटीसी एक्स्ट्रा पड़ा था, तो व्हाट दे डू, वो ऐसे बोगस बिल इशू कर देते हैं और आप जैसे अमीर लोग क्या करते हैं, बोगस बिल ले लेते हैं। वो बोगस बिल के बेस पे सपोज आपने 10 लाख का बिल लिया, 10 लाख पे 18% जीएसटी था, 1180 का बिल हो गया, 1,80,000 का तो क्रेडिट ले लेते हैं, 10 लाख रुपए का इनकम टैक्स में एक्सपेंस क्लेम कर लेते हैं और वो जो आपने बिल लिया है 1180 का, वो आप वापस से उसमें से कुछ अमाउंट रख के उसको कैश रिटर्न कर देते हो वापस। अच्छा, क्योंकि आपको वो एक्चुअल एक्सपेंस नहीं था, आपने बैंक से उसको अमाउंट ट्रांसफर किया एंड जिस पार्टी को हमने बैंक से पेमेंट ट्रांसफर किया 1180 का, वो आपको क्या करेंगे, कैश विड्रॉ करके या उनके पास जो भी कैश अरेंजमेंट है वो करके कुछ जीएसटी वाला पोर्शन खुद रख लेंगे। जैसे 50% लोग कर देते हैं बहुत बार कि 90,000 रुपये, 1,80,000 का आपने क्रेडिट ले लिया तो 90,000 रुपये वो रख लेंगे, बाकी 90,000 प्लस 10 लाख रुपये आपको रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज हाउ people are smartly playing with the GST provisions, but you don't know who is the government. So this is again very risky. ये इलीगल है ना? 100% illegal है ये। और गवर्नमेंट के पास इस तरह के टूल्स अभी आ गए हैं। इवन गवर्नमेंट इज यूजिंग AI nowadays. Government is using so great softwares through which they identify such fishy transactions and dubious companies वगैरह को वो ट्रेस कर लेते हैं and this is very risky. Second thing, people smartly क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन परचेज किया, घर के लिए एसी परचेज किया, आपकी किसी कजिन को मोबाइल चाहिए और आपकी जीएसटी फर्म है, तो लोग क्या करते हैं, वो कजिन आपको बोलता है भाई 1 लाख का मोबाइल है, इस पे जीएसटी लग रहा है, कम से कम वो जीएसटी का फ़ायदा मिल जाएगा, तेरी फर्म के अंदर बिल ले ले तू, मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा। सो पीपल डू ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो और उसको ये ऑन रिकॉर्ड दिखा देते हैं कि ये एसी हो गया, ये लैपटॉप हो गया, ये मोबाइल हो गया, ऑल दीज आर बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं और उनका फ्रेंड उसको पर्सनल यूज में यूज़ कर रहा है। सो ऑल दीज आर इलीगल, दोज आर नॉट अलाउड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, पर लोग ले रहे हैं, ऐसा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट स्मार्ट। मेरे को लगता है कि ये बहुत रिस्की है एंड कमिंग टाइम में गवर्नमेंट डेफिनेटली इन चीज़ों को ट्रेस करके बाद में बहुत दिक्कतें लाने वाला है। अगर आपको करना ही है तो यू मस्ट प्लान द टैक्स। कैसे करें? देर आर 2 ways, टैक्स इवेजन और टैक्स प्लानिंग। देर इज अ थिन डिफरेंस इन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन। सो आप लोगों को अगर प्लानिंग करनी है तो सबसे पहला, जैसा फॉर एग्जांपल हर कोई बोलता है कि जीएसटी के अंदर 20 लाख तक का टर्नओवर पे कोई जीएसटी लगता नहीं, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, और अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई करते हो तो 40 लाख का लिमिट है, आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, 40 लाख का टर्नओवर क्रॉस होगा फिर रजिस्ट्रेशन कराना। पर मैं कहता हूँ कि अगर आप एक अच्छा स्टार्टअप कर रहे हो, सपोज आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन रहे हो कुशल जैसे एंड आप अपना एक्चुअली प्रोफेशन ये बनाना चाहते हो और आपको लगता है कि 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे चल जाएगा, 20 लाख का रेवेन्यू होगा उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन लेंगे चल जाएगा, मैं कहता हूँ कि वहाँ सोचना चाहिए आपको क्या प्लान करना चाहिए। बिकॉज इस तरह के बिजनेसेस में लोगों को लगता है क्या है, केवल माइक पे बैठ के बात ही तो कर रहे हैं, बट देर आर ह्यूज इन्वेस्टमेंट एज रिगार्ड्स टू मशीनरीज, जो आप एडिटिंग के सॉफ्टवेयर एडिटिंग के लिए मशीनरीज परचेज करते हो, सिस्टम परचेज करते हो, कैमराज परचेज करते हो, लाइट एसी वगैरह सब परचेज करते हो, ये सब कैपिटल गुड्स है। अगर आप एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ दीज कैपिटल गुड्स इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो इनके परचेज पे जो जीएसटी पे किया है उसका 1 रुपये का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलता है। बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया होता तो ऐसे केस में इनके परचेज पे जो जीएसटी पे किया वो सब आपकी कॉस्ट का, इन पे जो जीएसटी पे किया सारा आपको क्रेडिट मिलता और ये आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती। पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपके क्लाइंटेल कौन है। अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा भी लेते हो तो आपका डे 1 से, सपोज आपका टर्नओवर ही नहीं है और आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया वॉलंटरीली, यू बिकम टैक्सेबल पर्सन, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया इसलिए, तो फर्स्ट बिल जो आपका होगा भले वो 10,000 का होगा उस पर भी जीएसटी लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके क्लाइंट कौन है, आपका क्लाइंटेल अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है, तो आप उसको 10,000 का बिल लिखो विदाउट जीएसटी का अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो, या आप 10,000 प्लस जीएसटी का बिल लिखो अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो, उस क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो जीएसटी आप लगा रहे हो उसको क्रेडिट उसको मिलने वाला है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया होता तो एटलीस्ट आपका जो परचेज का कॉस्ट था वो कितना रिड्यूस हो जाता, क्योंकि अगर आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करा भी लेंगे तो उस दिन जब रजिस्ट्रेशन आप लेते हो, जब आप टैक्सेबल पर्सन बने, उस दिन का जो इनपुट होता है उसके स्टॉक का क्रेडिट मिलता है, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलता है।
सेकेंड थिंग, ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया रजिस्ट्रेशन के लिए। एक और जीएसटी में होता है कंपोजिशन स्कीम, जिसमें यू नीड टू पे टैक्स जस्ट एट द रेट ऑफ 1% इन केस इफ यू आर सप्लाइंग द गुड्स। अगर आप सर्विस सप्लायर हो तो 50 लाख के टर्नओवर पे आपको केवल 6% टैक्स पे करना होता है। पर कंडीशन अगेन क्या है, आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। तो अगेन यू नीड टू एनालाइज कि आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, CBA करना पड़ेगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि अगर आप रेगुलर स्कीम में जाते हो और पूरा टैक्स पे करते हो इंस्टेड ऑफ कंपोजिशन टैक्स, तो आपका टैक्स का लायबिलिटी कितना आता है, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, आपका क्लाइंटेल कौन है। अगर आपके क्लाइंट को पूरा क्रेडिट मिलने वाला है तो आई ऑलवेज सजेस्ट डोंट गो फॉर कंपोजिशन स्कीम, गो फॉर रेगुलर स्कीम ओनली, सो दैट आपको पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा और उस क्रेडिट को आप आगे पास ऑन कर पाओगे, आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान द टैक्स, देयर इज नो नीड ऑफ इवेडिंग द टैक्स। So there are some ways to plan the tax smartly, and usually people say that chartered accountants are there to reduce the tax. We are not there to reduce the tax. We are there to save the tax. Wow, क्या बात है। We are not there for reducing the tax. We are there for saving the tax. Yes. बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। मज़ा आ गया सर आपसे बात करके, इतनी पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई, राइट फ्रॉम माई CA डेज टू माई IDT डेज स्टडिंग अंडर यू एंड इवन मेरे प्रिपरेटरी लीव। लास्ट क्वेश्चन विच आई आस्क ऑल माई गेस्ट, दिस इज अ ट्रिकी वन। इफ यू आर इन द शूज ऑफ कुशल लोढ़ा एंड इफ यू आर इंटरव्यूइंग मिस्टर यशवंत मंगल, what is one question you would like to ask him towards the end? Oh, it means you want me to question myself. Correct. आसान भाषा में आप आपको क्या पूछोगे? एक्चुअली मैंने मेरा क्वेश्चन चेंज कर देना चाहिए, ऐसे ही बोल देना चाहिए। इतना इफ यू वर इन द शूज ऑफ ये वो इतना कर दिया। नहीं, पहले तो मैंने समझा इंग्लिश में तूने क्या बोला है। एज इफ इट इज द क्वेश्चन ऑफ CA फाइनल, देन आई थॉट कि हाँ इसका मतलब ये होगा खुद को खुद से पूछता है। सो मेरे को लगता है कि दिस इज ट्रिकी फॉर द इंटरव्यूअर। मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को केवल ये नहीं देखना चाहिए कि चांद कितना चमक रहा है, ये देखना चाहिए कि चांद पे पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करी हुई है। वाह क्या बात है। सो डोंट ऑलवेज सी दी, पता है आजकल लोग सोशल मीडिया देखते ना, तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज वहाँ मिलती है, तो बहुत सारे लोग तो इंस्पायर हो जाते हैं, पर एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग डीमोटिवेट भी हो जाते हैं यार। डीमोटिवेट कैसे होते हैं कि यार ये तो इतना आगे बढ़ गया यार, ये तो ज़िंदगी में ये कर रहा है। आपको ये देखना चाहिए उसका केवल हैप्पी फेस आपने देखा है, आपने उसका पीछे वाला फेस नहीं देखा अब तक। सो वी ऑल शुड कंसिडर कि यार ज़िंदगी में कहीं पहुंचना है तो उसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा, और वो कोई और नहीं कर सकता है, वो अपने को ही करना पड़ेगा। सो अगर आपको मतलब कुछ करना है, कुछ पाना है, तो 100% अपने को कुछ करना पड़ेगा। एंड टू बी वेरी सक्सेसफुल यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड वेरी हार्ड वर्कर, क्योंकि अगर ज़िंदगी में आपको कोई सक्सेस दिला सकता है तो केवल आप हो, और ज़िंदगी में अगर आपको कोई फेल कर सकता है तो केवल आप हो। सो इट्स ऑन यू। क्या बात है, बहुत बहुत मोटिवेटिंग था। मेरे को एक इससे कोट याद आता है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग जेलस स्टार्ट गेटिंग इंस्पायर्ड। मतलब लोगों से जलना नहीं चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए। एंड दूसरा आई थिंक ये पूरा नज़रिए का खेल है, लाइक माइंडसेट जो है, नज़रिया बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे पढ़ा था किधर कि डॉक्टर तुम्हारे नज़र का इलाज कर सकता है, नज़रिए का नहीं। अरे वाह, नज़रिए का इलाज खुद ही करना। रियली रियली सुपर। ऑसम सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड इतनी इतनी यादें ताज़ा हुई है मेरी पास्ट की। मतलब ये इंटरव्यू में मैं लिटरली मतलब देख पा रहा हूँ मुझे कि मैं जॉगिंग कर रहा हूँ एंड मैं आपके क्लास में बैठा हूँ। बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे टू मुंबई फॉर डूइंग दिस, एंड इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू होस्ट यू ऑन द पॉडकास्ट टुडे। थैंक यू सो मच कुशल, एंड इवन यू डोंट नो आज आपने मेरी कितनी मेमोरीज रीचेरिश कर दी है, क्योंकि जो बातें आज मैंने यहाँ शेयर करी, जो इमोशंस मेरे को आए, जो हैप्पीनेस मेरे को आई, जो गूज़बम्स आया, शायद ये बातें मैं भूल भी गया था यार, क्योंकि इतना मतलब इतना हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है कि हमको हमारा पास्ट देखने में हम भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या किया हुआ है जीवन में। तो ऑल थैंक्स टू यू कि आपने रिमाइंड कराया मेरे को वो दिन जो मैंने कहाँ से शुरुआत करी थी, कैसे सब कुछ किया, और कितना हार्डवर्क और करना बाकी है। और मतलब मेरे को तो लग रहा है कि अभी मुझे और इंस्पिरेशन मिल रहा है कि वो जो हार्डवर्क है वो अगर कंटिन्यू करते गए तो देश के कई सारे स्टूडेंट जिनको अभी CA करना है, शायद हम हर एक स्टूडेंट तक पहुंच सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से हम बात करते हैं हमेशा लेक्चर्स के अंदर, देखो मैं एक और चीज़ शेयर करूंगा सबके साथ में। जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं,
हमेशा मैं क्लास के अंदर बोलता हूँ और पढ़ाता भी वैसे ही हूँ कि हर उस टॉपिक को जो आप पढ़ रहे हो उसके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाने चाहिए, आप उस टॉपिक के सीए बन जाने चाहिए। यू वोंट बिलीव दोस्तों, हर अटेम्प्ट में, इन एवरी सीए फाइनल अटेम्प्ट, अराउंड 700-800 या 1000 के आसपास, इस बार तो 1000 के आसपास स्टूडेंट स्कोर एग्जामिनेशन इन इनडायरेक्ट टैक्स, एग्जामिनेशन मतलब 60+। तो सोचो मेरे को कितनी खुशी मिलती होगी उस टाइम पे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार बस आज तो अपन चांद पे है। तो ये उन बच्चों की मेहनत है। देख, वी आर द कोच, वी आर दी अल्टीमेटली एक टीचर है जो हम बता सकते हैं और उसको आपने फॉलो किया, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उस चीज़ को बताने का तरीका क्या है। लोग कहते हैं कि डेस्टिनी को एंजॉय करना चाहिए, मैं कहता हूँ सबसे पहले जर्नी को एंजॉय करिए। हम पढ़ाई को एंजॉय करते हैं यार, बच्चे मर मर के पढ़ते हैं, मैं कहता हूँ नहीं यार ये पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप, फिर आप कुछ ना कुछ टाइम खराब कर रहे हो। आपने जब अपनी ज़िंदगी की जर्नी को, जो अगर आप पढ़ाई करो तो पढ़ाई की जर्नी को जीना सीख लिया, उसको एंजॉय करना सीख लिया तो मज़ा आएगा। इनडायरेक्ट टैक्स में हम सब्जेक्ट को पढ़ते नहीं, हम सब्जेक्ट को जीते हैं क्लास के अंदर। हम सब्जेक्ट को पूरा एकदम लाइव बना देते हैं यार, मतलब मैं और अपने स्टूडेंट सारे मिलके सब्जेक्ट को इतना लाइव बना देते हैं कि सामने सब्जेक्ट चलता है वो। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि जो भी करो बहुत लाइवली करो। मैं जो करता हूँ पूरे दिल से करता हूँ, पूरे पैशन से करता हूँ, पूरे जोश से करता हूँ, और जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे प्यारा लगता है, जो मुझे सही लगता है वो मैं करता हूँ। और सबसे मैं यही कहूँगा कि जो भी करो दिल से करो, अच्छा करो, अपनी पूरी ताकत लगा के करो, वरना करो ही मत। मतलब या तो करो ही मत, और करो तो जान लगा दो उसके अंदर। एंड ये जो स्टूडेंट इतना अच्छा स्कोर करके लाता है, तब आई फील प्राउड कि यस यार ये स्टूडेंट इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इट मीन्स वो सब्जेक्ट को उन्होंने जी लिया है। जिस तरह से हमने चाहा था, मैंने सपना देखा था कि सब्जेक्ट जिए, लोग जी रहे। इवन यू वोंट बिलीव, इन एवरी एग्जाम मेनी ऑफ द स्टूडेंट स्कोर 80+ मार्क्स इन इनडायरेक्ट टैक्स, 80+। दिस टाइम तो 32 स्टूडेंट, मई 25 एग्जाम्स के सिंगल रिजल्ट के अंदर 32 बच्चे ऐसे हैं हु सिक्योर्ड 80+ मार्क्स इन इनडायरेक्ट टैक्स। वाओ। मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने सब्जेक्ट जीना सीख लिया यार, जीना सीख लिया, तो मार्क्स क्यों नहीं आएंगे आपके यार। आप उसको याद मत करो, आप एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़ो। अक्षत गोयल, मैंने शायद उसका नाम लेना रह गया, ही सिक्योर्ड 97 मार्क्स इन इनडायरेक्ट टैक्स, 97 आउट ऑफ 100। मेरे ख्याल से मतलब अब तक का हाईएस्ट मार्क्स होगा शायद वो। एंड दिस टाइम राजन काबरा, हु सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1, ही सिक्योर्ड 95 मार्क्स इन इनडायरेक्ट टैक्स। तो इन लोगों से मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है कि यार मुझे और अच्छा करना है, और बच्चों को ऐसा इंस्पायर करना है, सब्जेक्ट को जीना सिखाना है मुझे, सो दैट ये लोग इतना कमाल कर दे जीवन के अंदर कि ये सब्जेक्ट इनकी ज़िंदगी बन जाए। एंड जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसको अगर आपने इस तरह से पढ़ना सीख लिया, इस तरह से आपने पढ़ लिया, तो मैं कहता हूँ कि डेफिनेटली यू विल बी ऑन द चांद एक दिन, और 100% आप ज़िंदगी की जर्नी जीना सीख लोगे। तो मैं सबको यही कहूँगा कि जिस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा हूँ, एंजॉय कैसे करता हूँ, मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तो मेरा काम नहीं है वो, आई एंजॉय लाइफ। मेरे को इतना मज़ा आता है जीवन में जब मैं पढ़ाता हूँ, क्लास में घुस गया, मतलब समझ लो कि बस मैं मज़ा कर रहा हूँ जीवन में। तो अगर हर बंदा जो ये वीडियो देख रहा है, वो अगर अपनी जो भी काम वो कर रहा है, भले वो सीए बन गया है, सीए बनने के बाद वाले काम कर रहा है, सीए कर रहा है या किसी और फील्ड में, उसको अगर उसने जीना सीख लिया तो डेफिनेटली यार डेस्टिनी तो आएंगे जाएंगे, एक डेस्टिनी आएगी फिर दूसरी डेस्टिनी आप बना दोगे, पर जर्नी जीना जिसने सीख लिया, जीवन मज़े आ जाएंगे उनके और मस्त लाइफ हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीबॉडी। और ये फिर वो डिप्रेशन की बीमारी, बहुत बोलते ना ऐसा पागल जैसा फील हो रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा जीवन में यार। आप किसी से कंपेयर करना छोड़ दोगे, खुद से कंपेयर करो अपने आप को, डेफिनेटली यू विल गेट अ सक्सेस। ऑसम, वेरी मोटिवेटिंग। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर डूइंग दिस। बहुत मज़ा आ गया बात करके, मोटिवेशन ब्लास्ट मिल गया मेरे को तो ऑनेस्टली। थैंक यू कुशल, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कीप डूइंग इट एंड कीप इंस्पायरिंग द जनरेशंस, बिकॉज दिस जेन ज़ी जनरेशन जो है अभी है, this needs lot of motivation, lot of so good content, so that they can inspire themselves and they can go on the right path। क्योंकि सही रास्ता मिलना, सही रास्ता दिखना, और आप जैसे यंगस्टर से मिल के जब उनको सही डायरेक्शन मिलती होगी, डेफिनेटली दे विल वो उनकी लाइफ का करियर शेप करता होगा, और डेफिनेटली दे विल स्टार्ट एंजॉइंग देयर लाइफ।
ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू। एकदम ऐसे फुल सर्कल हो गया, अभी ऐसे लग रहा है कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया था बहुत पहले, आज मैं आपका ले पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच कुशल, ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट्स ट्रिम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.